नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टारगेट बिहार एग्जाम्स पे। तो चलिए हम लोग डेली की तरह जिस प्रकार सुबह 7 बजे रोज लाइव करते हैं क्लास, आपका उसी प्रकार फिर से आज शुरू किया जा रहा है। आज जो क्वेश्चन होगा 204 नंबर से स्टार्ट होगा। हम लोग स्टार्ट कर रहे थे बिहार पुलिस का क्वेश्चन बैंक, जो स्टडी मूड वाले सर की तरफ से आया था बुक। ठीक है, तो आज हम लोग शुरू करेंगे 204 नंबर क्वेश्चन से। हम लोग 203 नंबर क्वेश्चन को देख चुके थे। अगर आपने नहीं देखा है तो पीछे वाले 2 वीडियो को आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, और अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से अवश्य ज्वाइन कर ले। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन कर रहा है 204 नंबर से हम लोग शुरू करेंगे, क्योंकि 203 तक हमने कंप्लीट कर लिया है। भारत के राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार के प्रवर्तन के निलंबन का अधिकार है। देखिए, फंडामेंटल राइट जो भी होता है आपका आपातकाल के समय निलंबित नहीं किया जा सकता है। सॉरी, आपका जो फंडामेंटल राइट है उसको निलंबित नहीं किया जा सकता है, लेकिन आपातकाल के समय वो भी निलंबित हो सकता है, लेकिन 2 अनुच्छेद को छोड़कर। कौन सा? 20 और 21। आपका जो 20-21 अनुच्छेद है, 20 आपका अपराध से संबंधित है और 21 आपका जीवन जीने का अधिकार है। ठीक है आपका, तो ये दोनों अनुच्छेद को कभी भी निलंबित नहीं किया जा सकता है। ये अनुच्छेद 359 कहता है। कौन सा अनुच्छेद कहता है? 359। ठीक है, देखिए आगे देखिए 370 के बारे में। देखिए 370 जो था यह जम्मू कश्मीर में था। कहाँ लागू था? जम्मू कश्मीर में। इसे अब हटा दिया गया, इसे खत्म कर दिया गया जम्मू कश्मीर से। 370 लागू होने का मतलब क्या था कि आप वहाँ पे ज़मीन नहीं खरीद सकते हैं। अगर वहाँ फिर किसी अन्य स्टेट के लोग जो हैं वहाँ पर जाकर नहीं रह सकते थे, या किसी लड़की से शादी नहीं कर सकते थे। यदि कोई पाकिस्तानी आकर जम्मू कश्मीर की लड़की से शादी करती थी तो उस पाकिस्तानी को जम्मू कश्मीर की नागरिकता दे दी जाती थी। जम्मू कश्मीर में की अलग नागरिकता थी, यह सब प्रावधान था। वहाँ पर संसद कानून नहीं बना सकता था सभी विषय पर। ये सबको समाप्त कर दिया है। 370 अनुच्छेद जो था वो विशेष राज्य का दर्जा दिया था। 370 और 35A ये दोनों को समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 370 का संबंध जम्मू कश्मीर को विशेष संवैधानिक दर्जा था। अनुच्छेद 369 कहता है संसद को कुछ मामलों में कानून बनाने की अस्थायी शक्ति प्रदान करता है, जो सामान्य रूप से राज्य सूची से लेते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। भारत की जनगणना 2011 की अंतिम जनसंख्या योग पीसीए के अनुसार निम्न में से किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम थी? अगर सबसे अधिक पूछता तो कहाँ हो जाता? केरल। लेकिन सबसे कम पूछा है तो बिहार में अपना सबसे कम है। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की कुल साक्षरता दर, यानी कुल जनसंख्या और कुल साक्षरता दर पूछेगा आपसे कुल, तो कितना हो जाएगा? 61.8 या 61.80। ठीक है, लेकिन अगर सिर्फ क्या बोला है महिला का, तो महिला का क्या हो जाएगा? 51.5%। कितना होगा महिला का? 51.5% है बिहार में। महिला कितना? 51.5%। भाई पुरुष का पूछता तो 71.2%। 71.2% किसका है? पुरुष का। और ये किसका है? महिला का। ठीक है, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की कुल साक्षरता दर 61.80 या 61.8 है। बिहार में 2011 के जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता दर 51.5 है। क्या है? 51.5 है। और पुरुष की साक्षरता दर पूछेगा तो 71.2 है। बिहार की 2001 से 2011 के बीच साक्षरता दर में से 17.9% वृद्धि हुई है, यानी बिहार में जो शिक्षा का क्या हुआ है? विकास हुआ है। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण साक्षरता दर 59.8, वही शहरी साक्षरता दर 76.9 है। यानी बिहार में ग्रामीण क्षेत्र में साक्षरता दर कितना है? 59.8, यानी लगभग 60%, और शहरी क्षेत्र में 76.9। जाइमेक्स 2020 भारत और डैश का द्विपक्षीय युद्धाभ्यास है। देखिए जाइमेक्स जो है जापान और भारत का, किसका है? जापान और भारत का। नाम से ही क्लियर है, नाम से ही क्लियर है, जाइमेक्स जापान और भारत का है। ठीक है, भारत जापान के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है। ठीक है, इस अभ्यास की शुरुआत 2012 से हुई थी। डेजर्ट साइक्लोन अभ्यास 2024 भारत और यूएई के बीच हुआ था। डेजर्ट साइक्लोन किसके बीच हुआ है? तो भारत और यूएई के बीच हुआ था। अस्ट्रा हिंद युद्ध अभ्यास, यानी अस्ट्र से क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया, और हिंद से भारत, यानी भारत और ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। एक्स संप्रीति एक्स, एक्स संप्रीति एक्स जो है भारत और बांग्लादेश का है। भारत और बांग्लादेश के बीच अभ्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगिरी पर्वत श्रवण बेलगोला किस जैन संत के साथ गया था? देखिए जब जैन धर्म जब विभाजन होता है 2 भाग में हो जाता है। एक हो जाता है श्वेतांबर और एक हो जाता है दिगंबर। श्वेतांबर वाले होते स्थूल भद्र होते हैं, और दिगंबर वाले क्या होता है? भद्रबाहु। तो ये भद्रबाहु की रचयिता कल्पसूत्र की रचयिता कौन थे? भद्रबाहु, याद रखिएगा। तो भद्रबाहु के साथ ही चंद्रगुप्त मौर्य कहाँ चले गए थे? श्रवण बेलगोला में, जहाँ संलेखन विधि से अपना क्या करते हैं? प्राण त्याग देते हैं। ठीक है,
चंद्रगुप्त ने अपना अंतिम समय कर्नाटक के श्रवण बेलगोला नामक स्थान पर बिताया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैनी गुरु भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी। चंद्रगुप्त के लिए बिरसल शब्द का प्रयोग विशाख दत्तकृत मुद्रा राक्षस में किया गया है। यानी पूछेगा आपसे क्वेश्चन, मुद्रा राक्षस किसके द्वारा लिखा गया है? विशाख दत्त के द्वारा, यही पूछेगा। लेकिन अगर उसमें पूछ देगा बिरसल शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के लिए किया गया था। कहाँ पे? मुद्रा राक्षस में, जो विशाख दत्त के द्वारा लिखा हुआ है। ठीक है। चंद्रगुप्त को प्रधानमंत्री चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त थे। यानी चंद्रगुप्त का जो प्रधानमंत्री थे वो चाणक्य थे, उनका अन्य नाम चाणक्य का अन्य नाम क्या था? कौटिल्य या विष्णुगुप्त। कौटिल्य या विष्णुगुप्त। चंद्रगुप्त मगध की राजधानी राजगद्दी पर 322 ईसा पूर्व में बैठा और सेलुकस निकेटर को 305 ईसा पूर्व में हराया था। ठीक है। चलिए, भारत में पंच तीर्थ का संबंध जिससे है वह है, देखिए पंच तीर्थ जो है ना, अपना अंबेडकर जी के 5 गो स्थल से, इनका एक जन्म हुआ था मध्य प्रदेश के महू में, वहाँ का विकास कर रहा है। इसमें एक जगह लंदन का भी आता है, एक जगह दिल्ली में जहाँ इनका जो देहांत हुआ था। इसी प्रकार से 5 स्थान को जो है पंच तीर्थ कहा गया है, जो अंबेडकर जी से संबंधित है। ठीक है। लंदन में जहाँ रह के वकील का पढ़ाई किए थे, वहाँ पे जगह था इनका। ठीक है। उस जगह का नाम है, ध्यान में भी नहीं है। भारत में पंचतीर्थ का संबंध डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से है। इनके कार्य और जीवन से जुड़े जानकारी का विशेष अध्ययन के लिए किया गया है। लैंगिक समता सूचकांक क्या दर्शाता है? तो लैंगिक समता सूचकांक क्या दर्शाएगा? शैक्षिक अवसरों की प्राप्ति में बालिकाओं के साथ भेदभाव, यह भी होता है लैंगिक समता में, बालिकाओं के साथ भेदभाव किया जा रहा था। स्वास्थ्य सुविधाओं की प्राप्ति में बालिकाओं के साथ भेदभाव, यह भी हुआ है। यानी हर जगह तो भेदभाव होता है। रोजगार के अवसरों की प्राप्ति में बालिकाओं के साथ भेदभाव, ये सब क्या दर्शाता है? लैंगिक समता को दर्शाता है। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। यह सूचकांक विभिन्न क्षेत्र में पुरुष और महिलाओं के बीच अंतर को दर्शाता है। लैंगिक समता सूचकांक ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट द्वारा मापा जाता है। यह रिपोर्ट पहली बार विश्व आर्थिक मंच द्वारा वर्ष 2006 में प्रकाशित किया गया था। लैंगिक सूचकांक के मुख्य 3 आयाम है, एक प्रजनन स्वास्थ्य सशक्तिकरण और तीसरा है श्रम बाजार। ठीक है। निम्नलिखित में से किसने रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा था? रॉलेट एक्ट को महात्मा गांधी ने काला कानून कहा था। कौन कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था रॉलेट एक्ट को काला कानून। इस रॉलेट एक्ट जो देखिएगा 19 मार्च 1919 को आया था। कब आया था? 19 मार्च 1919। 19 मार्च 1919। ठीक है। इसे महात्मा गांधी ने काला कानून कहा था। ठीक है। रॉलेट एक्ट 19 मार्च 1919 को लागू किया गया था। इस समय भारत के वायसराय फ्रेडरिक जॉन नेपियर थेसिगर थे, जिन्हें लॉर्ड चैम्सफोर्ड के नाम से जाना जाता है। इसी तरह से याद रखिए, लॉर्ड चैम्सफोर्ड। इस एक्ट के तहत पुलिस को किसी भी व्यक्ति को बिना किसी कारण के गिरफ्तार करने का अधिकार दिया गया था। यानी रॉलेट एक्ट में जो है बिना कोई कारण को पुलिस को यह अधिकार दे दिया गया था उसको गिरफ्तार कर लेने का। ठीक है। 6 अप्रैल 1919 को गांधी जी द्वारा रॉलेट एक्ट के खिलाफ देशव्यापी विरोध का प्रदर्शन शुरू किया गया था। राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व कौन सा हो जाएगा? तो जो राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है वो संप्रभुता होता है। कौन होता है? संप्रभुता। देखिए यहाँ पे संप्रभुता का अर्थ दिया है, राज्य का अपने क्षेत्र के अंदर सर्वोच्च अधिकार और स्वतंत्रता, बाहरी नियंत्रण से मुक्त राज्य को अन्य समुदाय से अलग करता है। ठीक है। जनसंख्या का अर्थ दिया है, राज्य के निर्माण करने वाले लोगों का समूह, यानी जो राज्य का निर्माण करेंगे। ठीक है। जैसे हम लोग का जनसंख्या है, तो हम लोग क्या करें? राज्य का निर्माण करने वाले लोगों के समूह में आते हैं। क्षेत्र, राज्य के भौगोलिक क्षेत्र जहां लोगों का निवास होता है, यानी जहां हम लोग रहते हैं वो क्या जाएगा? क्षेत्र कहलाएगा। सरकार, राज्य को चलाने वाली संस्था होगी, संस्था जो कानून बनाती है और लागू कराती है। चलिए, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण केंद्र के किस मंत्रालय के अधीन आता है? जो भी आपदा से संबंधित जो भी आएगा वो सब गृह मंत्रालय के अंतर्गत आएगा। और ये भारत के केंद्रीय गृह मंत्री कौन है? या भारत के गृह मंत्री कौन हो जाएंगे? अमित शाह हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? अमित शाह। कौन है? अमित शाह। और अगर आपसे पूछेगा बिहार के गृह मंत्री कौन है, तो बिहार के गृह मंत्री नीतीश कुमार है। याद रखिएगा, गृह मंत्रालय का जो भी मामला है वो नीतीश कुमार अपने पास रखते हैं। मुख्यमंत्री भी है और गृह मंत्रालय भी उन्हीं के पास है। याद रखिएगा। क्लियर है? आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एनडीएमए का 27 सितंबर 2006 को गठित किया गया था। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है।
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत कब की गई थी? 2015 में। कब की गई थी? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत 2015 में की गई थी, याद रखिएगा। इस योजना की शुरुआत 22 जनवरी 2015 को प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा पानीपत हरियाणा से हुई थी। ये पानीपत है कहाँ? हरियाणा में। पानीपत है कहाँ? हरियाणा में है, याद रखिएगा। वर्तमान में इस योजना को सुकन्या समृद्धि योजना बालिकाओं के लिए वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित कराती है, ठीक है। अब यह योजना बेटी आपाधन लक्ष्मी और विजय लक्ष्मी योजना के नाम से जाना जाता है। भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे का शुभारंभ किस राज्य में किया गया था? सबसे लंबे रोपवे का शुभारंभ किस राज्य में किया गया था? असम में किया गया था। यह रोपवे असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर 1.8 किलोमीटर लंबा है, जो गुवाहाटी को उत्तरी गुवाहाटी को आपस में जोड़ता है। गुवाहाटी को किधर से जोड़ता है? उत्तरी गुवाहाटी से आपस में जोड़ता है, 1.8 किलोमीटर। राष्ट्रीय उद्यान जो भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है वो है, इसे पूछा है छत्तीसगढ़ में कौन सा है? कांगेर घाटी या कांगराई घाटी का है, छत्तीसगढ़ में है। या बांदीपुर का है, कर्नाटक में। बांदीपुर कर्नाटक में है। और वन विहार और माधव दोनों का है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मध्य प्रदेश। बांदीपुर कर्नाटक और माधव कहाँ है? मध्य प्रदेश में। भारत में पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना डैश संवैधानिक निर्देशानुसार हुआ था। देखिए पंचायती राज का जो देखिए गठन अपना आर्टिकल 40 में, कहाँ है? आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायत का। तो कौन सा अनुच्छेद 36 से 51 देखेगा, डीपीएसपी में आता है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में आता है, ठीक है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त है। यह संविधान के भाग 9 और अनुसूची 11वीं में उल्लेख है। इसके अंतर्गत कुल 29 विषय आते हैं पर पंचायत का अधिकार क्षेत्र है और अनुच्छेद 243 से लेकर 243 ओ तक में प्रावधान इसका किया गया है। और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत तत्व का भाग 4 में और अनुच्छेद 36 से 51 है। यानी डीपीएसपी कितना में कितना आता है? 36 से 51 अनुच्छेद तक, भाग 4 में। यह एक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा प्राप्त करता है। डीपीएसपी का कल्याणकारी राज्य की अवधारणा प्राप्त कौन करता है? तो राज्य का नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक जो है गैर न्याय संगत, इसे न्यायालय में आप नहीं लेकर जा सकते, चुनौती नहीं दे सकते हैं। नीति निर्देशक आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI की योजना शुरू हुई थी, जो आपका आधार कार्ड है। यह कब शुरू हुआ था? 2009। योजना आयोग द्वारा अधिसूचना के बाद 28 जनवरी 2009 को UIDAI की स्थापना की गई थी। UIDAI का फुल फॉर्म क्या दिया है? यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। UIDAI ने 2009 में आधार परियोजना शुरू की और 2016 में इसे वैधानिक रूप दिया, यानी 2016 से पूर्ण रूप से आधार कार्ड बनना चालू हो गया था। UIDAI के मुख्यालय नई दिल्ली में है। इस संस्था के कार्यपालक भुवनेश कुमार थे। भारत के पहले केबल आधारित रेल पुल किस राज्य में स्थित है? केबल आधारित रेल पुल जो है वो कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में। इस पुल का नाम अंजीर अवाद पुल है। यह अंजीर नदी पर बना है, कटरा और रियासी को जोड़ता है, ठीक है। इस पुल की कुल लंबाई कितनी है? 725 मीटर है। यह उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लिंक USVRL परियोजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, ठीक है। चलिए 219 नंबर देखिए। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? आर्य समाज के संस्थापक थे वो दयानंद सरस्वती हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती ने 19 अप्रैल 1875 को मुंबई में स्थापना किए थे आर्य समाज की। आर्य समाज वैदिक परंपरा में विश्वास करते थे तथा मूर्ति पूजा, अवतारवाद, बलि, झूठे कर्मकांड व अंधविश्वासों को अस्वीकार करते थे। देखिए
इसने छुआछूत व जाति भेदभाव का विरोध किया, स्त्री और शूद्रों को यज्ञ में भाग एवं वेद पढ़ने का अधिकार दिया। ठीक है। आर्य समाज का मूल ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश, जिसके रचनाकार दयानंद सरस्वती। पूछता है सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? सत्यार्थ प्रकाश जो है किसकी रचना है? वो दयानंद सरस्वती की हो जाएगी रचना। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से झील क्षुद्र ग्रह के टक्कर से कारण बना है? तो क्षुद्र ग्रह के जो टकराने से बना है वो लोनार झील बना है। कहाँ वाला? महाराष्ट्र वाला। कहाँ? महाराष्ट्र वाला। ठीक है। ये पुलिकट झील कहाँ है? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पे। आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। ठीक है। चिल्का कहाँ है? उड़ीसा में। प्रथम वेटलैंड है। कोलेरू कहाँ है? आंध्र प्रदेश। ठीक है। लोनार झील कहाँ है? महाराष्ट्र में। कोलेरू झील कहाँ है? आंध्र प्रदेश। चिल्का झील उड़ीसा जो प्रथम वेटलैंड है। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के संगम पे बॉर्डर पे है। चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी तटीय झील है जो खारे पानी का लैगून झील भी है। यहाँ नौसेना प्रशिक्षण केंद्र भी है। भारत की संसद में निम्नलिखित शामिल है, यानी भारत की जो संसद बनी है 3 चीज से मिलकर बनी है। पहले संसद, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। 79 अनुच्छेद 79 में कौन है? संसद। 80 में राज्यसभा और 81 में लोकसभा और राष्ट्रपति का पद 52 में। ठीक है। भारत की संसद भारत गणराज्य का सर्वोच्च विधायी निकाय है। अनुच्छेद 79 संसद के गठन का प्रावधान करता है। संसद के गठन का प्रावधान कौन करता है? अनुच्छेद 79। राज्यसभा को काउंसिलिंग ऑफ स्टेट कहा जाता है। राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट कहा जाता है। राज्यसभा को उच्च सदन भी कहा जाता है। राज्यसभा का गठन अनुच्छेद 80 में किया गया है। लोकसभा को हाउस ऑफ पीपल कहा जाता है। राष्ट्रपति के पास संसद के किसी भी सदन को बुलाने पर और सत्रावसान करने या लोकसभा को भंग करने की शक्ति है। किसी भी सदन को नहीं, ये बुलाने का है, लेकिन भंग सिर्फ किसे कर सकते हैं? लोकसभा को भंग कर सकते हैं। राज्यसभा को राष्ट्रपति भंग नहीं कर सकते हैं। ठीक है। प्रथमा आभासी यानी वर्चुअल भारत अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और कृषि सप्ताह का आयोजन वर्ष 2020 के किस माह में किया गया था? देखिए क्वेश्चन पूछेगा ही नहीं 2020 वाला, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इसलिए इसमें 2020 का क्वेश्चन दिया हुआ है, तो 2020 का क्वेश्चन आपसे पूछेगा क्या है? करंट अफेयर, ये सब करंट का क्वेश्चन है तो आपसे पूछेगा ही नहीं। पंचायत की वित्तीय स्थिति की समीक्षा कौन करता है? पंचायत की वित्तीय स्थिति यानी वित्त संबंधित है तो राज्य का वित्त आयोग। पंचायत कहाँ है? राज्य में पंचायत होता है, तो इसकी जो वित्तीय स्थिति यानी उससे जितना भी उसका लेन देन का समीक्षा करना होगा कौन करेगा? राज्य का वित्त आयोग करेगा। राज्य के राज्यपाल द्वारा राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है। यह एक संवैधानिक निकाय है। संविधान के अनुच्छेद 243 का एक में राज्य वित्त आयोग का गठन और कार्य के बारे में प्रावधान किया गया है। इसका गठन संविधान संशोधन के बाद 1 वर्ष के भीतर और उसके बाद प्रत्येक 5वें वर्ष के अंत में किया जाता है। यह आयोग राज्यपाल की अनुशंसा पर राज्य की समेकित निधि से पंचायतों की सहायता, अनुदान एवं राज्य और पंचायतों के बीच करो कर्तव्य आदि के वितरण को नियंत्रित करने वाला सिद्धांत है। लद्दाख के प्रथम उपराज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? कौन जाएंगे? राधा कृष्ण माथुर को नियुक्त किया गया है। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के पारित होने के बाद 31 अक्टूबर 2019 को लद्दाख स्थापित किया गया। भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। भारत का पहला गवर्नर जनरल था, देखिए आगे क्वेश्चन, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक 1828 से लेकर 1835 तक इसका शासनकाल है। ठीक है। 1833 के चार्टर्ड एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। ठीक है। अंतिम अगर गवर्नर जनरल पूछेगा तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ही थे, और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल पूछेगा तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ही होंगे। इन्होंने राजा राम मोहन राय के सहयोग से 1829 में सती प्रथा का अंत किया। सती प्रथा का अंत कौन किया था?
लॉर्ड विलियम बेंटिंग किसके सहायता से? राजा राम मोहन राय की सहायता से। और वही फिर ठगी प्रथा पूछेगा तो स्लीमेन की सहायता से, कर्नल स्लीमेन की सहायता से 1830 में ठगी प्रथा का समाप्त कर दिया था। बेंटिंग ने 1835 में कोलकाता मेडिकल कॉलेज की स्थापना किया। बेंटिंग के समय मैकाले के अनुशंसा पर अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया, यानी अंग्रेजी शिक्षा का जो बोलेगा जनक अगर पूछेगा तो कौन हो जाएंगे? मैकाले हो जाएंगे अंग्रेजी शिक्षा का जनक, अंग्रेजी शिक्षा का जनक। ठीक है। विलियम बेंटिंग ने शिशु बालिका की हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया। इसने भारतीयों को उत्तरदायी पदों पर नियुक्त किया। इसके समय भारतीयों को प्रदान किया गया उच्चतम पद कौन सा था? सदर अमीन का पद था। 1857 की क्रांति में पटना से किसने नेतृत्व किया था? देखिए 1857 की क्रांति शुरू कहाँ से होती है? 10 मई 1857, 10 मई 1857 मेरठ से। कहाँ से शुरू होती है? मेरठ से, मेरठ से। इसमें क्या था कि गाय और सुअर की चर्बी वाला जो है उसको, उसी का विरोध सबसे पहले किए थे कौन? गाय और सुअर की चर्बी से उसको मुंह से खोलना पड़ता था, उसका विरोध किए थे मंगल पांडे। मंगल पांडे को देखिएगा फांसी की सजा दे दी जाती है, फांसी की सजा। और जब यह फांसी पर चढ़ा जाता तो हल्ला बोल का नारा दिए थे। किसका दिए थे? हल्ला बोल का, हल्ला बोल का नारा दिए थे। क्या? मंगल पांडे। ये 34वीं बंगाल इन्फेंट्री से थे, 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित था मंगल पांडे का, यह भी याद रखिएगा। ठीक है। बाबू कुंवर सिंह कहाँ से थे? जगदीशपुर आरा से, जगदीशपुर। बेगम हजरत महल लखनऊ, बेगम हजरत महल लखनऊ। पीर अली खान पटना, पीर अली खान पटना। बहादुर शाह जफर दिल्ली। अरे यही ना भाग ले लिए थे बहादुर शाह जफर जो है, जो बहादुर शाह द्वितीय से इन्हें जाना जाता है, बहादुर शाह जफर से, जफर इनका नाम है। ठीक है, क्योंकि ये जफर नाम से शायरी लिखते थे इसलिए इनका नाम क्या था? बहादुर शाह जफर। यही 1857 की क्रांति में भाग ले लिए थे। तो अंग्रेजों द्वारा इनको कहाँ भेज दिया गया था? रंगून। कहाँ भेज दिया गया था? रंगून भेज दिया गया था। 1857 की क्रांति में पटना से पीर अली खान ने नेतृत्व किया। इन्होंने 3 जुलाई 1857 को विद्रोह का नेतृत्व किया था। पीर अली को पटना में ही फांसी दे दी गई थी और उनके सम्मान में शहीद पीर अली खान पार्क बनाया गया है। लखनऊ से बेगम हजरत महल 1857 के विद्रोह में एक प्रमुख नेता थी। 1857 के विद्रोह के दौरान विलियम टेलर पटना के आयुक्त थे। झांसी से कौन कर रही थी नेतृत्व? आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिएगा, झांसी से कौन कर रही थी? दिल्ली में स्थित लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करा? देखिए लाल किला में स्थित मोती मस्जिद का बोला औरंगजेब। कौन करवाएगा? औरंगजेब, औरंगजेब। और सिर्फ लाल किला रहता तब कौन हो जाता? शाहजहां। कौन हो जाता? शाहजहां। क्लियर है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? औरंगजेब। क्या हो जाएगा? औरंगजेब। देखिएगा जहांदार शाह को लंपट मूर्ख कहते हैं। लंपट मूर्ख के नाम है इनका 1712 1713 इसका शासनकाल था, 1712 1713। आगरा का मोती मस्जिद का निर्माण 1659 में औरंगजेब ने करवाया था। इसमें सफ़ेद संगमरमर का उपयोग किया गया था। औरंगजेब अपनी बेगम की याद में बीबी का मकबरा औरंगाबाद महाराष्ट्र में बनवाया था। इस मकबरा को द्वितीय ताजमहल भी कहा जाता है। जो बीबी का मकबरा है इसे द्वितीय ताजमहल कहते हैं। ठीक है, द्वितीय ताजमहल किसे कहते हैं? बीबी का मकबरा जो औरंगजेब द्वारा बनवाया गया था। लाल किला का निर्माण शाहजहां द्वारा दिल्ली में कराया गया था। सबसे अधिक संख्या एवं भारी विविधता लिए हुए वनस्पति एवं जीवों का पाया जाना संभव है। यह सब उष्णकटिबंधीय वन में। कहाँ? उष्णकटिबंधीय वन में। भारत में सर्वाधिक जैव विविधता पश्चिमी घाट में होती है। अगर भारत पूछेगा सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ होती है, वो आपका पश्चिमी घाट में पाई जाती है। पश्चिमी घाट भारत में जैव विविधता का एक महत्वपूर्ण हॉट स्पॉट है। क्या है? हॉट स्पॉट है। पश्चिमी घाट की सबसे उच्च चोटी केरल राज्य का माउंट अनाईमुडी है। कौन है? माउंट अनाईमुडी है। प्रत्येक वर्ष जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग WG रोजेन ने किया था। WG रोजेन ने किया था जैव विविधता शब्द का प्रयोग। भारत में स्वर्ण का सर्वाधिक उत्पादन होता है कोलार में। कोलार एक कोलार जगह का नाम है, लेकिन कोलार है कहाँ? कर्नाटक में। कहाँ है? कर्नाटक में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कर्नाटक। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 200 क्वेश्चन जल्दी जल्दी खींच रहे हैं। ठीक है, कर्नाटक में भारत में एकमात्र चालू स्वर्ण की खान है। हट्टी गोल्ड माइंस देश में प्राथमिक स्वर्ण का एकमात्र उत्पादक है। भारत में थोरियम उत्पादन में अग्रणी राज्य केरल है। थोरियम में कौन सा है? एकमात्र राज्य केरल। ठीक है, मोनाजाइट रेत से थोरियम पाया जाता है। उड़ीसा भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक है।
बॉक्साइट कौन सा है? उड़ीसा में, जो कोल उत्पादन का 49% हिस्सा है। भारत में सबसे बड़ा अबरक उत्पादन आंध्र प्रदेश हो जाएगा। अबरक में कौन हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। भारत का विश्व में अबरक उत्पादक में एकाधिकार है। यह अबरक का सबसे बड़ा निर्यातक भी है। भारत जो अबरक का सबसे बड़ा क्या है? निर्यातक भी है। 2020 FI स्टाइरिन ग्रांड पिक्स रेस किसने जीता था? देखिए 2020 का है तो नहीं पूछेगा, इसको भी काट दीजिए, ठीक है। वही सब मैथ का रीजनिंग है, मैथ रीजनिंग है, ये सब आप लोग देख लीजिएगा। रीजनिंग है 234 में अमित कहता है सुमित की माँ, रीजनिंग है, देख लीजिए। अब इसका बनाया, अगर आप लोग के पास बुक होगा तो आप लोग बनाइएगा, नहीं तो फिर टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। सब मैथ है, ठीक है। चलिए तो आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। बहुत यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैथ था, ठीक है। 256 नंबर से फिर जो है होगा कुछ। चलिए 256 नंबर से है फिर अब जी के, वहाँ से यहाँ तक क्या था आपका? मैथ का क्वेश्चन था। सूर्यास्त सूर्योदय के तरह सूर्य का रंग लाल दिखाई देता है। देखिए भाई, कल ही बता दिए थे कि जहाँ पे रंग का बात आएगा, लाल, काला, ये सब किससे संबंधित हो जाएगा? प्रकीर्णन से। किससे? प्रकीर्णन से संबंधित हो जाएगा, कल ही बता दिए थे। तो बड़ी तरंगदैर्घ्य का प्रकाश प्रकीर्णित होता है, यही आपका आंसर हो जाएगा। प्रकीर्णन जहाँ आ जाएगा रंग से संबंधित, जैसे ही आ जाएगा प्रकीर्णन, टेढ़ा मुड़ा हुआ ये सब आ जाएगा तो कहाँ आ जाएगा? अपवर्तन में, ठीक है। सूर्यास्त या सूर्योदय के समय सूर्य का रंग लाल दिखता है क्योंकि बड़ी तरंगदैर्घ्य का प्रकाश क्या हो जाता है? प्रकीर्णित कम होता है। किसी तरंग के दो क्रमागत संगत बिंदुओं के बीच की दूरी को तरंगदैर्घ्य कहते हैं। इसे ग्रीक अक्षर लैम्डा तरंगदैर्घ्य को लैम्डा सूचित किया जाता है। लैम्डा का ऐसा ही मात्रक मीटर होता है। जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें अति सूक्ष्म आकार के कण होते हैं, इन कणों पर टकराकर प्रकाश का कुछ भाग सभी दिशाओं में फैल जाते हैं, इसको प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। प्रकाश का प्रकीर्णन सर्वाधिक बैगनी रंग में, देखिए सबसे अधिक विचलित रंग होने वाला बैगनी और सबसे कम लाल, और न्यूनतम रंग प्रकाश लाल रंग होता है। तरंगदैर्घ्य जिस रंग का जितना अधिक होगा उसका प्रकीर्णन उतना ही कम होगा, कल ही बताए थे। जिसका तरंगदैर्घ्य क्या होगा? सबसे कम होगा। जिस रंग का जितना अधिक होगा उसका प्रकीर्णन क्या होगा? उतना ही कम होगा। लाल और एक ले लीजिए बैगनी, बस यही क्वेश्चन में फंसता है, ज़्यादा कुछ हो नहीं। बैगनी का अपवर्तनांक अधिक होता है। क्या अधिक होता है? अपवर्तनांक अधिक होगा, तरंगदैर्घ्य क्या होगा? कम होगा, ठीक है। तरंगदैर्घ्य, इसका तरंगदैर्घ्य अधिक होगा तो विचलन कम होगा, ठीक है, और अपवर्तनांक क्या होगा? कम होगा। क्लियर है? इंद्रधनुष का बनना अपवर्तन, परावर्तन, वर्ण विक्षेपण तथा पूर्णांतरिक परावर्तन है। पूर्णांतरिक परावर्तन का उदाहरण कौन कौन सा होगा? हीरे का चमकना, रेगिस्तान में मृग मरीचिका का बनना, ये सब किसका उदाहरण है? पूर्णांतरिक परावर्तन का उदाहरण है। वास्तविक सूर्योदय से पहले सूर्य का दिखाई देना, तारा का टिमटिमाना, ये सब क्या? अपवर्तन है, कल ही बता दिए थे, ठीक है। अगर आप लोग नहीं देखे पुराना वीडियो तो पीछे वाला वीडियो जरूर देखिएगा। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? प्रकाश वर्ष दूरी का है। किसका है? दूरी का है। प्रकाश वर्ष दूरी मापने की इकाई है। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। यह एक अदिश राशि है। यह एक क्या है? अदिश राशि है। इसका मात्रक जूल होता है एवं ऐसा ही न्यूटन पर मीटर होता है, न्यूटन मीटर होता है। कार्य का विमीय सूत्र ml/t-2 होता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.461 10 की पावर 15 मीटर होता है, याद रखिएगा। मीटर में पूछेगा 9.461 10 की पावर 15 मीटर, लेकिन वही किलोमीटर में पूछेगा तो 10 की पावर 12 हो जाएगा। 9.461 10 की पावर 12। प्रकाश का चाल सर्वाधिक कहाँ होता है? निर्वात में। प्रकाश का चाल सबसे अधिक कहाँ होता है? निर्वात में। ध्वनि का चाल सबसे अधिक कहाँ होता है? आप लोग कमेंट करेंगे, ठीक है। यह विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश तरंग कैसी है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश कैसी है? अनुप्रस्थ तरंग है। कैसी तरंग है? अनुप्रस्थ है। ध्वनि कैसी है? अनुदैर्ध्य है। ध्वनि कैसी है? अनुदैर्ध्य है, ठीक है। क्लियर है? किसी वस्तु का पृथ्वी की सतह से पलायन वेग, कोई वस्तु का पृथ्वी की सतह से पलायन वेग उसको बिग देंगे 11.2 किलोमीटर पर सेकंड से, वस्तु क्या हो जाएगी? पलायन कर जाएगा, याद रखिए। क्लियर है?
किसी वस्तु का पृथ्वी से पलायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, पलायन वेग का मान न्यूनतम सबसे कहाँ होता है? चंद्रमा पर होता है। कहाँ होता है? चंद्रमा पर होता है। अर्थात चंद्रमा पर पलायन वेग का मान 2.38 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, एक पिंड के लिए पलायन वेग का मान भी एप्सिलॉन होता है। भी एप्सिलॉन क्या होता है? √2gm/r, जहाँ m क्या होता है? r जो सर्वाधिक गुरुत्वीय स्थिरांक होता है, और m होता है जो ग्रह का द्रव्यमान होता है, m यानी मास, और r क्या है? ग्रह की त्रिज्या है। वह युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। देखिए, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या करता है? कौन करता है? सेल में क्या भरा होता है? रासायनिक ऊर्जा भरा होता है। टॉर्च वाला सेल जानते हैं, जिसको बैटरी बोलते हैं, बैटरी, वही, उसमें क्या भरा होता है? रासायनिक ऊर्जा भरा होता है। वो किसमें परिवर्तित कर जाएगा? विद्युत ऊर्जा में। क्या हो जाएगा इसका आंसर? प्राथमिक सेल हो जाएगा। मोटर किसमें करता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। अल्टरनेटर ये भी यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करेगा। ठीक है, जो रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं उसे हम बैटरी कहते हैं, और बैटरी का बेस सेल जिसे प्रयोग करने के बाद दोबारा प्रयोग नहीं किया जा सकता है, प्राथमिक सेल कहलाता है। टॉर्चवा में जो बैटरी यूज करते हैं वो एक बार खत्म हो जाए तो दोबारा यूज होता है? नहीं होता है ना, उसको चार्ज कर सकते हैं। क्लियर है? मोटर यह विद्युत यांत्रिक मशीन है जो विद्युत ऊर्जा को किसमें करता है? यांत्रिक ऊर्जा में करता है। और अल्टरनेटर क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कर देता है। अल्टरनेटर जो होता है घूर्णनशील मशीन है, घूर्णन करने वाला मशीन है। ठीक है, तो क्या करती है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देगी। माइक्रोफोन, यहाँ से हम जो बोल रहे हैं, जो ध्वनि ऊर्जा को किसमें बदल देगा? विद्युत ऊर्जा में। किसमें बदल देगा? ध्वनि ऊर्जा को, मतलब सॉरी, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। हम यहाँ बोल रहे हैं विद्युत ऊर्जा से, ठीक है, यहाँ से जा रहा है कहाँ? लाउड स्पीकर में, तो किसमें बदल रहा है? ध्वनि ऊर्जा में। किलोवाट घंटा इकाई है। किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? विद्युत ऊर्जा की। विद्युत ऊर्जा की इकाई किलोवाट घंटा होती है। विद्युत वोल्टता की इकाई वोल्ट होती है। विद्युत वोल्टता क्या होती है? वोल्ट होती है। विद्युत शक्ति की वाट, किलोवाट एवं मेगावाट इकाई होती है। विद्युत धारा की इकाई एम्पियर होती है। विद्युत धारा का ऐसा यूनिट क्या होता है? एम्पियर होता है। एक अश्वशक्ति बराबर 746 वाट होता है। एक अश्वशक्ति बराबर कितना होता है? 746 वाट। एक वाट बराबर 3600 जूल पर घंटा। एक किलोवाट घंटा बराबर 1000 वाट घंटा होता है, यानी 3.6 गुना 10 के बराबर 6 जूल। चलिए, निकट दृष्टि दोष का निवारण किया जाता है। एक होता है दूर, एक होता है दूर दृष्टि दोष, और एक होता है निकट। कौन होता है? निकट। निकट में कौन हो जाएगा? अवतल। 3 लेटर के तो 4 लेटर, 2 लेटर के तो 3 लेटर वाला उत्तल। क्लियर? इससे ज़्यादा कुछ होने का देखना है। निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता है, परंतु नजदीक की वस्तु को देख सकता है। जो दोष होगा ना वही चीज़ को देखेगा, और दूर का नहीं, मतलब अलग का नहीं देखेगा। जैसे दूर दृष्टि दोष होगा तो दूर की वस्तु को देखेगा, निकट की वस्तु को नहीं देखेगा। लेकिन निकट दृष्टि दोष होगा तो निकट वाला ही दिखेगा, दूर वाला उसको नहीं दिखेगा। ठीक है, दूर दृष्टि से दूर की वस्तु स्पष्ट देखा जा सकता है, परंतु निकट की वस्तु स्पष्ट नहीं देख सकता है। क्लियर है? चलिए, दूर दृष्टि दोष दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। उत्तल लेंस की क्षमता हमेशा क्या होती है? धनात्मक होती है। एवं अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है? ऋणात्मक होती है। ठीक है, उत्तल लेंस धनात्मक, अवतल लेंस ऋणात्मक। उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में किया जाता है। सोडियम परावर्तक लैंप में किया जाता है उत्तल दर्पण का प्रयोग। अवतल दर्पण का उपयोग गाड़ी के जो आगे वाला हेडलाइट होता है ओकरा में किया जाता है। टॉर्च लाइट में, सोलर कुकर में, आँख कान के जो डॉक्टर होते हैं उसमें, आँख कान और नाक के जो डॉक्टर होते हैं उनके द्वारा जो उपकरण होता है उसमें किया जाता है। हजामती दाढ़ी बनाने में, यानी हजामती के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। फ्यूज तार की उपयुक्त विशेषता है, यानी फ्यूज तार की सबसे उपयुक्त विशेषता क्या है? जो हम लोग विद्युत सर्किट या विद्युत तार जब बिछाते हैं तो फ्यूज तार लगाते हैं, क्या है? उसका गलनांक निम्न होता है। क्या होता है? गलनांक निम्न होता है। फ्यूज तार देखिएगा शीशा और टीन से मिलकर बना होता है। SN+PB, SN+PB, शीशा और टीन से मिलकर बना होता है। फ्यूज तार की विशेषता उच्च प्रतिरोध तथा निम्न गलनांक होती है। इसका निर्माण शीशा एवं टीन से होता है। फ्यूज विद्युत धारा के उसमें प्रभाव पर कार्य करता है। फ्यूज हाई वोल्टेज, शॉर्ट सर्किट इत्यादि से सुरक्षा प्रदान करता है, याद रखिएगा।
इंद्रधनुष बनने का कारण क्या है? इंद्रधनुष कब बनता है? जब पानी की बूंद जो है सूर्य के प्रकाश का क्या करता है? अपवर्तन करे या परावर्तन करे, तब होता है इंद्रधनुष बनता है। इंद्रधनुष में टोटल 7 रंग होता है, याद रखिएगा। इंद्रधनुष इंद्रधनुष बनने के कारण पानी की बूंदों से सूर्य प्रकाश का अपवर्तन और परावर्तन होता है। जब प्रकाश पानी की बूंदों से होकर गुजरता है तो यह अलग अलग रंगों में विभाजित हो जाता है और इंद्रधनुष दिखाई देता है। इंद्रधनुष हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है, ठीक है। जब दो अपवर्तन एवं एक पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने पर प्राथमिक इंद्रधनुष बनता है। इसमें बाहरी भाग लाल एवं भीतरी भाग क्या होते हैं? बैगनी होती है। जब 2 बार अपवर्तन होगा, 2 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा, तब द्वितीयक इंद्रधनुष बनेगा। इसमें बाहरी भाग बैगनी और भीतरी भाग लाल होगा। इलेक्ट्रॉनिकी में आईसी का पूर्ण रूप होता है। आईसी का फुल फॉर्म पूछा है, सीधा बात, तो क्या होता है? इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट यानी एकीकृत परिपथ होता है। देख लिए हम लोग। चलिए, मानव रक्त का पीएच मान। मानव रक्त का पीएच मान होता है 7.4 होता है। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। जब विद्युत का कुचालक होता है, याद रखिएगा, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। मानव रक्त के पीएच मान 7.4 होता है। पीएच स्केल का निर्माण सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने किया था। पूछेगा पीएच स्केल का खोज कौन किया था या निर्माण कौन किया था? निर्माण पूछेगा ना। पीएच स्केल का निर्माण कौन किया था? सोरेनसन के द्वारा किया गया था। पीएच का अर्थ होता है, पीएच का फुल फॉर्म पूछेगा तो पावर हाइड्रोजन हो जाएगा। किसी बिलियन के हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को पीएच स्केल 0 से 14 तक होता है। यदि पीएच का मान 7 से ज़्यादा रहे तो क्षारीय, और 7 से कम रहे तो अम्लीय, और 7 रहे तो उदासीन। क्लियर है? दांत का पीएच मान 5.5 से कम होने पर क्षरण प्रारंभ होने लगता है। वर्षा के जल का पीएच मान 5.6 से कम होता है। नींबू का पीएच मान 2.2 होता है। नींबू का कितना होता है? 2.2 होता है। सिरका का 2.4 होता है। शराब का 2.8 होता है। ये सब याद रखिएगा। मूत्र का 6 होता है। दूध का 6.4 होता है। लार का 6.5 होता है। आंसू का 7.4 होता है। समुद्री जल का 8.4 होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का 10.5 होता है। विश्व जैव विविधता दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाई जाती है? 22 मई। जैव विविधता दिवस 22 मई को। 22 मार्च को जल संरक्षण दिवस। जल संरक्षण दिवस, जल संरक्षण दिवस या बिहार दिवस। कौन सा दिवस? बिहार दिवस। 22 अप्रैल विश्व पृथ्वी दिवस। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस, ठीक है। विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। सर्वाधिक जैव विविधता उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पाई जाती है। रियो पृथ्वी सम्मेलन 1992 में जैव विविधता के शब्द को परिभाषित किया गया था। 1992 में हुआ था रियो पृथ्वी सम्मेलन। विश्व वर्षा वन दिवस 22 जून। 22 जून कौन सा होता है? विश्व वर्षा वन दिवस। आप लोग कमेंट कीजिएगा, जून से ही एक होमवर्क देते हैं, मतलब आप लोग कमेंट जल्दी से कीजिए। रक्तदाता दिवस, रक्तदाता दिवस आप लोग कमेंट करेंगे, रक्तदाता दिवस। और एक है विश्व शरणार्थी दिवस। विश्व शरणार्थी दिवस आप लोग कमेंट कीजिएगा। राजस्थान में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? केवलादेव पक्षी के लिए। केवलादेव किसके लिए? पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। इस उद्यान को पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। पक्षियों का स्वर्ग किसे कहा जाता है? केवलादेव को कहा जाता है। सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत का पहला नेशनल पार्क है। भारत का पहला नेशनल पार्क जो सैटेलाइट फोन से लैस होता है। पेरियार टाइगर रिजर्व केरल में है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। मानस आपका असम में है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान यूपी में है। नागरहोल कर्नाटक में है। अपने हाथी आबादी के लिए जाना जाता है नागरहोल। गिर राष्ट्रीय उद्यान को शेरों की भूमि के रूप में जाना जाता है। एशियाई शेर मिलता है। गिर गुजरात में है, ठीक है। गुजरात को शेरों की भूमि के रूप में जाना जाता है। नागार्जुन सागर श्रीशैलम अभ्यारण्य आंध्र प्रदेश में जो बाघ आरक्षित क्षेत्र है, ठीक है। क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ओजोन से। क्योटो प्रोटोकॉल ओजोन से 1997 में हुआ था। कब हुआ था? 1997 में। क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध ग्लोबल वार्मिंग से है, ठीक है। क्योटो प्रोटोकॉल का समय 1997 में जापान के क्योटो शहर में आयोजित हुआ था। यह प्रोटोकॉल 2005 से प्रभावी है। यह प्रोटोकॉल ग्रीन हाउस गैस पर लागू होता है। CO2
ग्रीन हाउस गैस का कौन सा है? कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, हाइड्रोजन फ्लोराइड है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड है। आपका एक जलवाष्प होता है, सबसे अधिक कौन सा है? जलवाष्प हो जाता है। सबसे अधिक कौन सा होता है? जलवाष्प होता है। और क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित है। किससे? ग्लोबल वार्मिंग से। और ओजोन से कौन सा हो जाएगा? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। कौन सा हो जाएगा? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है ओजोन से संबंधित है, 1987 में आया था। कौन सा कोशिकांग पादप एवं जंतु कोशिका में विभेद करता है, अलग करता है? आपको कल भी बताए थे। एक होता है कोशिका भित्ति, जो केवल पादप में पाई जाती है, जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है। क्लियर है? कौन सा हो जाएगा? कोशिका भित्ति। अभी सबका डिस्कशन कल देखे हैं, तो इसलिए आज इसका डिस्कशन नहीं देख रहे हैं। ठीक है, चलिए। न्यूट्रॉन की खोज कौन किया है भाई? एक होता है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन, तीसरा न्यूट्रॉन। कौन सा? न्यूट्रॉन। ये दोनों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ होता है? N+P दोनों कहाँ होता है? नाभिक में होता है। इलेक्ट्रॉन कहाँ चक्कर लगाता है? बाहर। इलेक्ट्रॉन से बाहर चक्कर लगाता है। इलेक्ट्रॉन का खोज किया था थॉमसन। कौन किया था? थॉमसन, जे थॉमसन। प्रोटॉन का बोलेगा तो गोल्डस्टीन। कौन? गोल्डस्टीन। और न्यूट्रॉन का चैडविक, जेम्स चैडविक, जेम्स चैडविक। नाभिक का खोज पूछेगा, नाभिक का रदरफोर्ड। कौन? रदरफोर्ड, याद रखिएगा। क्लियर है? न्यूट्रॉन की खोज चैडविक द्वारा की गई थी, इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन के द्वारा किया गया था, परमाणु के नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किया था। सन 1913 ईस्वी में नील्स बोर ने क्वांटम सिद्धांत के आधार पर हाइड्रोजन परमाणु के लिए एक सिद्धांत प्रस्तावित किया था। ये कुछ भौतिक मात्राएं केवल अलग अलग मान लेता है। नाभिक के केंद्र में न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन स्थित होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। आपको पहले बता दिए, इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक आवेश, प्रोटॉन धनात्मक आवेश और न्यूट्रॉन उदासीन आवेश होता है। देखिए, P माने प्रोटॉन, तो P से प्लस होता है, P पर प्लस चार्ज। न्यूट्रॉन, N से न्यूट्रॉन, N से नॉट, यानी इस पर कोई चार्ज नहीं, उदासीन होगा। क्या होगा? उदासीन होगा, उदासीन। P पर जब प्लस तो E पर माइनस, याद रहेगा। इलेक्ट्रॉन के आवेश का सर्वप्रथम निर्धारण मिलिकन ने किया था एवं इसकी तरंग प्रकृति की खोज डी ब्रोगली ने की थी। इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज पूछेगा तो डी ब्रोगली हो जाएगा, पूछा हुआ क्वेश्चन है। डोडो क्या है? डोडो एक लुप्त प्राय पक्षी है, विलुप्त पक्षी है, विलुप्त पक्षी जो विलुप्त हो चुकी है। क्या है? विलुप्त पक्षी है। डोडो विलुप्त हुआ पक्षी है। डोडो का वैज्ञानिक नाम रेफस कुकुलेटस है। डोडो हिंद महासागर के मॉरिशस द्वीप का स्थानीय पक्षी है। इसमें उड़ने की क्षमता नहीं होती है। कौन से पक्षी में उड़ने की क्षमता नहीं होती है? डोडो, जो विलुप्त हो चुकी है। आखिरी डोडो 1681 में मारा गया था। अब इस प्रजाति का कोई भी जीवित सदस्य नहीं बचा है, जैसे लाल तोता, ब्लू बक, मैमथ, डायनासोर आदि। विलुप्त एवं लुप्त प्राय जीवों की सूची रेड डाटा बुक द्वारा जारी किया जाता है। आगे देखिए, कोकाइन के अतिरिक्त खुराक का कारण क्या है? जब कोकाइन ज़्यादा कोकीन अधिक मात्रा में ले लीजिएगा ना, तो आपको दिमाग को भ्रमित कर देता है। तो कौन रहेगा? हेलुसिनेशन, हेलुसिनेशन जिसे विभ्रम कहते हैं। कोकाइन के अतिरिक्त खुराक का कारण हेलुसिनेशन है। कोकाइन अति प्रभावशाली औषधि है जो मानसिक क्षमता पर प्रभाव डालता है। ऊर्जा का पिरामिड किस अवस्था में होती है? ऊर्जा का पिरामिड हमेशा क्या होता है? सीधा होता है। ऊर्जा का पिरामिड क्या होता है? हमेशा सीधा होता है। ऊर्जा पिरामिड सीधी अवस्था में होती है। वृक्ष, वन, तालाब का परितंत्र क्या होता है? उल्टा होता है। द्रव्यमान के आधार पर जंगल का परितंत्र जीवों की संख्या के आधार पर सीधा होता है। निम्न में से कौन सा विकिरण की सबसे कम तरंगदैर्घ्य होती है? अभी आपको बताए थे सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसका होगा? गामा किरण का। इसका भेदन क्षमता अधिक होता है। कौन क्षमता? भेदन क्षमता। गामा किरण की खोज पूछेगा कौन किया था? पॉल विलार्ड। कौन खोज किया था? पॉल विलार्ड। ठीक है। सबसे कम तरंगदैर्घ्य विकिरण गामा की होती है। गामा विकिरण परमाणु नाभिक को रेडियोधर्मी क्षय से उत्पन्न होने वाले विद्युत चुंबकीय विकिरण को भेजती है। खोज बैकुरल ने किया था। गामा में सबसे छोटी तरंगदैर्घ्य विद्युत चुंबकीय तरंग होती है और उच्चतम फोटोन ऊर्जा प्रदान करती है। एक्स किरण की खोज रोएंटजेन ने किया था। एक्स किरण की खोज रोएंटजेन ने किया था। अल्फा कण धनात्मक तथा बीटा कण ऋणात्मक होता है। विभिन्न किरणों की तरंगदैर्घ्य अवरोही क्रम में
सबसे ज़्यादा रेडियो तरंग का, उसके बाद माइक्रोवेव का, उसके बाद इंफ्रारेड रे, उसके बाद दृश्य प्रकाश, उसके बाद पराबैंगनी, फिर एक्सरे, फिर गामा किरण। गामा का तरंग दैर्ध्य का प्रकाश 10 से मीटर से लेकर 10 मीटर होता है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य श्रृंखला सही है? सबसे पहले पादप। पादप को कौन खाएगा? टिड्डा। टिड्डा को पक्षी। किसी पारिस्थितिकी तंत्र में जीवों के बीच भोजन के संबंध को आहार श्रृंखला कहते हैं। आहार श्रृंखला के स्तर को पोषी स्तर कहते हैं। यह ऊर्जा एक एक पथीय प्रवाह होता है। आहार श्रृंखला के आधार पर पहले उत्पादक जो होंगे वो प्राथमिक उपभोक्ता होंगे, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता, उसके बाद जैव घटक होता है, जैसे घास, टिड्डा, मेढक और सांप। घास को कौन खाएगा? टिड्डा। टिड्डा को कौन खाएगा? मेढक। मेढक कौन खाएगा? सांप। भारत किस राज्य में सबसे अधिक वायु ऊर्जा का निर्माण होती है? सबसे अधिक वायु ऊर्जा का निर्माण जो होता है आपका वो कहाँ होता है? तमिलनाडु में होता है। कहाँ होता है? तमिलनाडु में होता है। आगे बढ़िए। भारत के तमिलनाडु राज्य में सबसे अधिक वायु ऊर्जा का निर्माण होता है। वायु ऊर्जा के उत्पादन में भारत की क्षमता विश्व में चौथा है, तो वही प्रथम स्थान पर चीन का है। किसका है? चाइना का है। यह गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान चेन्नई में स्थित है। यूरिया का रासायनिक नाम क्या है? यूरिया का रासायनिक नाम कौन सा हो जाएगा? कार्बामाइड हो जाएगा। कार्बामाइड। हो जाएगा यूरिया का रासायनिक नाम कार्बामाइड हो जाएगा। इसका रासायनिक सूत्र है NH2CONH2। दो बार H लगा रहेगा, दो हाइड्रोजन के साथ आएगा यूरिया का रासायनिक सूत्र। मानव मूत्र में यूरिक होता है, जो वायुमंडल के संपर्क में अमोनिया में परिवर्तित हो जाता है। देखिए मानव मूत्र में क्या होता है? यूरिया होता है। मानव मूत्र का पीला रंग यूरोक्रोम के कारण होता है। किसके कारण होता है? यूरोक्रोम के कारण। यूरोक्रोम। क्लियर है? यूरिया रंगहीन तथा गंधहीन पदार्थ है, जो वातावरण के में आता है तो किससे? अमोनिया का निर्माण करता है। किस विटामिन की कमी से रतौंधी होता है? विटामिन ए। विटामिन ए। विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा हो जाएगा? गाजर। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। क्या है? रेटिनॉल। क्लियर है? देखिए यहाँ पे दिया है आगे। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है। विटामिन की खोज कैसमियर फॉन्क ने की थी 1911 में। कब? 1911 में। विटामिन ए को रेटिनॉल भी कहते हैं। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। ठीक है? विटामिन सी की कमी से कौन सा होता है? स्कर्वी रोग होता है। विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी। सूर्य की प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करने वाले वर्णक का नाम बताइए। वो क्लोरोफिल ना होता है जी, क्लोरोफिल होता है। सूर्य की प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करने वाले वर्णक का नाम है पिगमेंट। वर्णक यानी पिगमेंट, क्लोरोफिल होता है। यह दृश्यमान प्रकाश स्पेक्ट्रम के नीले और लाल क्षेत्रों में सबसे अधिक कुशलता से अवशोषित करता है। यदि पौधे में बड़ी मात्रा में कैरोटेनॉइड्स होते हैं तो वह लाल दिखाई देता है। सभी मूल बलों में सबसे दुर्बल है, सबसे कमजोर बल, सबसे दुर्बल बल पूछेगा तो कौन हो जाएगा? गुरुत्वीय बल हो जाएगा, याद रखिएगा। सबसे प्रबल यानी मजबूत बल पूछेगा तो आपका न्यूक्लियर फोर्स होता है, नाभिकीय बल होता है। दो आवेश के बीच लगने वाले बल को स्थिर विद्युत बल कहते हैं। स्थिर विद्युत बल कहते हैं। विद्युत आवेशित कणों के बीच लगने वाले बल को आकर्षण या प्रतिकर्षण बल कहते हैं, जैसे मोटर, रेफ्रिजरेटर, कंपास। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? ये आपको पढ़ के छाटना होगा। आपके एक एक वाक्य तुले हुए हैं, यही सही होगा। एक एक वाक्य आपके तुले हुए गलत है। तुले हुए हैं एक एक वाक्य, तो सही गलत है आपका। एक एक वाक्य तुला हुआ नहीं, तुले हुए। कौन सा आंसर हो जाएगा? आपका सी आंसर हो जाएगा। आपके एक एक वाक्य तुले हुए हैं। चलिए, किस समूह के सभी शब्द गति के अनेकार्थक है? गति का अनेकार्थक शब्द पूछा है तो गति का अनेकार्थक चाल हो जाएगा, हालत हो जाएगा, मोक्ष हो जाएगा। क्लियर है? प्रवृत्ति शब्द का सही विलोम है। प्रवृत्ति का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? निवृत्ति। कौन हो जाएगा? निवृत्ति। प्रवृत्ति शब्द का विलोम निवृत्ति होता है। निवृत्ति का अर्थ किसी प्रकार के जंजाल, झंझट, पास, बंधन आदि से मुक्त होना होता है। प्रवृत्ति का अर्थ स्वभाव या आदत है। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तत्सम के बिगड़े हुए रूप को तद्भव कहते हैं। तद्भव शब्द कौन सा हो जाएगा इसमें? दधि। दधि। दधि का जो अर्थ होता है दही होता है। ठीक है? दधि का अर्थ होता है कौन सा? दही। दधि की जाए शब्द है, तत्सम शब्द है। तत्सम किसे कहते हैं? संस्कृत के मूल रूप में ज्यों का त्यों रह जाता है उसे तत्सम कहते हैं। प्रोन विदेशज शब्द है, इसका अर्थ क्या होता है? कौवा होता है। निम्नलिखित में से मर्त्य का विलोम शब्द है। मर्त्य का अमर होता है। कौन सा हो जाएगा? मर्त्य का अमर होता है। विष का अमृत होता है। उद्धत्व का विनीत होता है।
निम्नलिखित में से किस विकल्प में सही विलोम शब्द नहीं है? अपना का पराया सही है, नया का पुराना सही है, देव का दैव सही है, देव का दैव। आहार का निराहार होता है या त्याग होता है? आहार का भोजन नहीं होता, आहार का क्या होता है? निराहार, निराहार या त्याग। ठीक है। शतावधनी शब्द के लिए उचित वाक्यांश कौन सा है? जो एक साथ 100 बातों को याद रखने वाला को शतावधनी कहते हैं, शतावधनी कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से लेकर गद्यांश दिया है, गद्यांश पढ़ना है। क्रोध जीव मात्र का स्वभाव व जीवन से जुड़ा हुआ वह भाव है जो अपनी असफलताओं तथा अपनी दुर्बलताओं के कारण किसी दूसरे बहुत अच्छा दिया है, किसी दूसरे पक्ष के विरुद्ध उत्पन्न होता है। क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। देखिए, क्रोध क्या है? मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। क्रोध में व्यक्ति अपने ऊपर नियंत्रण समाप्त होता है। किसके ऊपर नियंत्रण समाप्त होता है? अपने ऊपर। कोई व्यक्ति क्रोध में अपने ऊपर क्या होता है? नियंत्रण समाप्त हो जाता है, जिसके परिणाम से उसकी बुद्धि क्या होती है? निस्तेज हो जाती है। इससे स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और पाचन शक्ति क्षीण हो जाती है। क्रोध का विकराल रूप जुनून है। क्रोध का विकराल रूप क्या है? जुनून है। व्यक्ति पर जब जुनून सवार हो जाता है तो वह जघन्य अपराध भी कर बैठता है। तो हम लोग के ऊपर वो बड़ा जुनून सवार नहीं, जघन्य अपराध करने वाला जुनून नहीं सवार होना चाहिए, बिहार पुलिस वर्दी लेने वाला जुनून सवार होना चाहिए, है ना। तो वह जघन्य अपराध भी कर बैठता है। इस अवस्था में उसे मानवीय गुणों का बोध नहीं रहता है। कैसा गुण नहीं बोध रहता है? मानवीय गुणों का बोध नहीं रहता है। गद्यांश का मतलब इसी में पढ़िए, इसी में आंसर रहता है। इसलिए व्यक्ति को क्रोध नहीं होने देना चाहिए। क्रोध को नियंत्रित करने का प्रमुख तरीका है कि दूसरे को क्षमा कर देना चाहिए। अगर आपका किसी के प्रति ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, क्रोध आ रहा है, तो क्या उस व्यक्ति को क्षमा कर दीजिए। क्लियर है? क्षमा करना सीखे, बीती हुई बात को भूल जाए और किसी को चोट न पहुंचाए, केवल कल्पनाओं में, सही वास्तविकता नहीं, वास्तविकता में जिए। क्रोध का विकराल रूप, आ गया क्वेश्चन, वहां पे हम लोग गए थे ना। क्रोध का विकराल रूप क्या होता है? जुनून होता है। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कौन होता है? क्रोध होता है। सबसे पहले घेरे थे, यही है आंसर। क्रोध में व्यक्ति का किसके ऊपर नियंत्रण समाप्त होता है? क्रोध में अपने ऊपर। किसके ऊपर? अपने ऊपर। स्वास्थ्य के ऊपर क्या होता है? प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, याद रखिएगा। क्रोध को नियंत्रित करने का प्रमुख तरीका है दूसरे को क्षमा कर देना चाहिए। दूसरे को क्या करना चाहिए? क्षमा कर देना चाहिए, क्षमा करना सीखना चाहिए। यही सब है गद्यांश में। क्रोध की अवस्था में व्यक्ति को कौन सा गुणों का बोध नहीं होता है? तो जो बोध, मानवीय गुणों का बोध नहीं होता है। क्रोध में जो काम होता है ना, वो मानवीय हित सही नहीं होता है, उल्टा काम हो जाता है क्रोध में। इसलिए क्रोध में कोई काम नहीं करना चाहिए। क्लियर? निम्नलिखित में से आकर्षण का विलोम, आकर्षण का होता है विकर्षण, आकर्षण का विकर्षण। आग्रह का दुराग्रह, अनासक्त का आसक्त, और विकीर्ण का होता है संकीर्ण। कौन सा शब्द तत्सम है? तो तत्सम में मूल जो संस्कृत का शब्द, जो मूल जो ज्यों का त्यों रह जाए, तो कौन सा हो जाएगा? मत्स्य जो है, कौन सा शब्द है? तत्सम शब्द है। जो संस्कृत से हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के ज्यों का त्यों रह जाए, जैसे अग्नि, अमूल्य, गंधर्व इत्यादि सब कैसा शब्द है? तत्सम शब्द है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द लता का पर्यायवाची नहीं है? तो लता का पर्यायवाची भेक नहीं है। भेक जो है मेढक का है। किसका है? मेढक का पर्यायवाची है, मेढक का। बेली, बल्ली और प्रतान लता का पर्यायवाची है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शोभा का पर्यायवाची है? तो शोभा का पर्यायवाची कौन सा हो जाएगा? सुषमा। शोभा का पर्यायवाची सुषमा। सौंदर्य, छवि, क्रांति, प्रभा, चारुता, आभा इत्यादि सब किसका है? शोभा का है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अर्जुन का पर्यायवाची नहीं है? तो अर्जुन का पर्यायवाची नहीं है सुतपुत्र। सुतपुत्र, सुतपुत्र का पर्यायवाची कौन सा हो जाएगा? सूर्यपुत्र, सूर्यपुत्र, राधे, राधे। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन बिजली का पर्यायवाची नहीं है? तो बिजली का पर्यायवाची सहायक नहीं है। सहायक का पर्यायवाची होता है बाण, तीर, शिलालेख, आनी, असी इत्यादि होता है। निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि अशुद्ध शब्द कौन सा है? अशुद्ध शब्द निवृत्ति है। कौन सा जगह? निवृत्ति। किस समूह में सही विलोम शब्द का प्रयोग हुआ है? सही विलोम शब्द यानी तीव्र। नुकसान का फायदा होता ना विलोम, नुकसान का फायदा होना चाहिए। निम्न में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के भारत की गुज्जर एवं बकरवाल जनजाति निवास करती है? तो गुज्जर एवं बकरवाल जनजाति जो है ये सब जम्मू कश्मीर में। कहाँ? जम्मू कश्मीर में। क्लियर है?
भारत की गुज्जर एवं बकरवाल जनजाति जम्मू कश्मीर में निवास करती है। यह जनजाति एक चरवाहा अर्ध खानाबदोश जनजाति है जो अपनी भेड़ और बकरी चराने के प्रथाओं के लिए जानी जाती है। बकरवाल नाम उर्दू शब्द बकरी से आया है। उत्तर प्रदेश की जनजाति कौन सी है? बैगा, बेलदार, गोंड, थारू, धानिका, जनसारी, पटारी। गुजरात की जनजाति भील, पाथर, सिद्धि, कठोरी, कोतवाली, बरदा आदि। और राजस्थान की जनजाति में जाता है मीना, भील, सहारिया, सासी, गरासिया, डामोर आदि। राजस्थान की मीना जनजाति सबसे बड़ी जनजाति है, वही सहारिया एकमात्र आदिम जनजाति है। भारत की सबसे बड़ी जनजाति अगर पूछेगा आपसे तो भील हो जाएगा और दूसरी सबसे बड़ी जनजाति गोंड हो जाएगा। बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा बिहार के नक्शे में सर्वाधिक पूर्व में? सबसे पूर्व में किशनगंज। सबसे पूर्व में कौन सा है? किशनगंज है। वही पश्चिम में बोलता था कैमूर होता, पश्चिम में कैमूर होता, ठीक है। और उत्तर में पश्चिम चंपारण और दक्षिण में गया। उत्तर में पश्चिम चंपारण, दक्षिण में गया है। बिहार का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। 2020 में जारी किया गया हरित पथ मोबाइल ऐप नहीं पूछेगा 2020 का। चटगांव शस्त्रागार डकैती योजना किससे तैयार की थी? यह जो तैयार की थी सूर्यसेन के द्वारा तैयार किया। किसके द्वारा? सूर्यसेन के द्वारा। अच्छा, आप लोग एक आंसर बताइए क्रिकेट से संबंधित, जो लोग क्रिकेट देखते होंगे बता देंगे। ईशान किशन बांग्लादेश के खिलाफ दोहरा शतक लगाया था, ठीक है। ईशान किशन जो अपने बिहार से है, वो किस शहर में लगाए थे दोहरा शतक? चटगांव शस्त्रागार डकैती का योजना सूर्यसेन ने तैयार की थी। यह योजना 18 अप्रैल 1930 को भारतीय रिपब्लिक आर्मी चटगांव शाखा द्वारा क्रियान्वित की गई थी। सूर्यसेन को मास्टर दा के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें 12 जनवरी 1934 को क्या कर दिया गया था? फांसी दे दिया गया था। मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित किया था। क्लियर है? चलिए, 1763 ईस्वी में मीर कासिम को हटाकर मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया था। पहले मीर जाफर बनता है, फिर मीर कासिम बनता है, फिर मीर जाफर बनता है। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को, बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 में, यानी बंगाल का अपदस्थ नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय एवं अंग्रेजों हेक्टर मुनरो के बीच ये संयुक्त सेना की हार थी। संयुक्त सेना की हार हो गई थी, संयुक्त सेना का युद्ध भी था, अंग्रेज जीतता है। मुर्शिद कुली खान ने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित किया था। ढाका से मुर्शिदाबाद कौन? मुर्शिद कुली खान। और मुर्शिदाबाद से मुंगेर मीर कासिम। निम्नलिखित में से कौन जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल नियुक्त किए गए हैं? नहीं पूछेगा, जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल नहीं, ठीक है। वहाँ पर विधानसभा का चुनाव भी हुआ है। भारत की जनगणना 2011 के अंतिम जनसंख्या योग PCA के अनुसार निम्न में से भारत के किस राज्य के शासित प्रदेश क्षेत्र में लिंगानुपात सबसे कम रहा है? तो दमन और दीव में। कहाँ रहा है कम? दमन और दीव में। निम्न में से कौन सी एक वैश्विक समस्या है? एक वैश्विक समस्या है आतंकवाद। अभी भी देख रहे हैं पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ है। यह क्या है? वैश्विक विश्व की समस्या आतंकवाद। आतंकवाद एक ऐसी कार्रवाई या धमकी है जिसका उद्देश्य सरकार को प्रभावित करना है, जनता को डराना होता है। प्रत्येक वर्ष हम लोग आतंकवाद विरोधी दिवस 21 मई को मनाते हैं, याद रखिएगा। भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकार का संरक्षण कौन करता है? मौलिक अधिकार संरक्षण अपना सुप्रीम कोर्ट करता है। कौन करता है भाई? आपका मौलिक अधिकार का हनन होगा तो आप लोग कहाँ जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। मौलिक अधिकार भाग 3 में है संविधान के, आपको बताया हुआ है, सबको बताया हुआ है, इसलिए सबको छोड़ा जाएगा। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? कल भी बताए थे 61 पर महाभियोग। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए किसी भी सदन में लाया जा सकता है, लोकसभा हो, राज्यसभा हो, किसी भी सदन में लाया जा सकता है। भारत में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 में वर्णित है। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अनुच्छेद 123 कहता है राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करने के संबंध में है। अनुच्छेद 213 रहता तो राज्यपाल अध्यादेश जारी करेंगे 213 के तहत। 74 में मंत्रिपरिषद की स्थापना और कार्य के बारे में बताता है। और अनुच्छेद 361 जो राष्ट्रपति, राज्यपाल और राज्य प्रमुख को न्यायालय की कार्यवाही में सुरक्षा प्रदान करता है। राज्यसभा के पास लोकसभा के बराबर अधिकार है एक ही क्षेत्र में, संविधान संशोधन के टाइम में। जब भी संविधान में संशोधन होगा तो लोकसभा राज्यसभा का अधिकार क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन लिया कहाँ गया है? दक्षिण अफ्रीका से। कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका से। राज्यसभा के पास लोकसभा के बराबर अधिकार संविधान संशोधन विधेयक पर है। संविधान संशोधन जो विधेयक है वो भाग 20 में अनुच्छेद 368 में वर्णन है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है, बताइए।
संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से अपनाई गई है। कटौती प्रस्ताव, बजट प्रस्ताव में व्यय को कम करना। इस प्रस्ताव का प्रयोग 3 प्रकार से होता है: नीतिगत कटौती प्रस्ताव, अर्थव्यवस्था हेतु कटौती प्रस्ताव और सांकेतिक कटौती प्रस्ताव। 312 क्वेश्चन देखिए, 312 नंबर। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600। कब? 31 दिसंबर 1600। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 को की गई थी। सन 1613 में सूरत में ईस्ट इंडिया कंपनी का अस्थायी कंपनी खोला गया। कब? 1613 में। और 1616 में कंपनी ने मसूलीपट्टनम में दक्षिण में अपना पहला कारखाना स्थापित किया था। पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1498 ईस्वी में। कंपनी की स्थापना जो होती है 1503 में। कब? 1503 में पुर्तगाल। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी 1600, डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 में, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1616, फ्रांसीसी 1664 और स्वीडिश 1731 में। भारत का उष्णकटिबंधीय वन शोध संस्थान डैश में स्थित है। ये आपका जबलपुर में स्थित है। कहाँ है? जबलपुर में स्थित है। भारत का उष्णकटिबंधीय वन शोध संस्थान जबलपुर में है। इसकी स्थापना 1973 में हुई थी। यह संस्था भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान नागपुर और साई लाइफ साइंसेज का अनुसंधान एवं प्रौद्योगिकी केंद्र हैदराबाद में स्थित है। भारतीय वन्य जीव अनुसंधान संस्थान देहरादून में है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है, जबकि उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। याद रखिएगा। निम्न में से कौन सा गैर पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है? गैर पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत कौन सा हो जाएगा? वायु हो जाएगा। वैसी ऊर्जा स्रोत जिसका उपयोग बार बार करने पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, जैसे सौर ऊर्जा का, पवन ऊर्जा का, जल ऊर्जा का, इस सब का। और पारंपरिक ऊर्जा स्रोत वैसी ऊर्जा का स्रोत जिसका उपयोग प्राचीन काल से होता आ रहा है और इसे भविष्य में समाप्त होने की संभावना है। जैसे कौन सा जाएगा? पेट्रोल, डीजल, कोयला। ग्रीन हाउस प्रभाव निम्न में से किससे संबंधित है? तो ग्रीन हाउस जो प्रभाव है आपका ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित है। ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित है ग्रीन हाउस। इसीलिए आया था क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में। ग्रीन हाउस गैस के संरक्षण से आया था क्योटो प्रोटोकॉल सम्मेलन। ग्रीन हाउस प्रभाव ग्लोबल वार्मिंग प्रभाव से संबंधित है। ग्रीन हाउस ऐसी प्रक्रिया है जब पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद गैस सूर्य की गर्मी में क्या करते हैं? प्रतिरोध उत्पन्न करती है। यह वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के प्रतिशत में वृद्धि करता है। वायुमंडल में CO2 का वृद्धि करना। वाहक और फैक्ट्री उद्योग। वाहक इसका कौन सा हो जाएगा? उद्योग और फैक्ट्रिया। ग्रीन हाउस गैस दिया गया है यहाँ पे जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, CFC सब क्या है? ग्रीन हाउस गैस है। रक्त का हृदय की ओर विपरीत प्रवाह निम्नलिखित में से कौन सी रक्त वाहिका करता है? सीरा। सीरा में हमेशा अशुद्ध रक्त होता है। कौन सा रक्त? अशुद्ध रक्त। अशुद्ध रक्त। धमनी में हमेशा शुद्ध रक्त, धमनी में शुद्ध रक्त होता है। शुद्ध रक्त देखिए, अशुद्ध रक्त करने का मतलब CO2 युक्त ब्लड। शुद्ध रक्त करने का मतलब ऑक्सीजन युक्त ब्लड, ऑक्सीजन युक्त रक्त। अब एक होता है फुफ्फुस सिरा, एक होता है फुफ्फुस धमनी। ठीक है, तो जहाँ जब धमनी में शुद्ध है ना, तो जब एक आगे फुफ्फुस लगाएंगे तो यहाँ हो जाएगा अशुद्ध रक्त। और जैसे यहाँ फुफ्फुस लग जाएगा तो यहाँ होता है अशुद्ध रक्त, फुफ्फुस सिरा में यहाँ शुद्ध रक्त हो जाएगा। हमेशा अपवाद में हमेशा रहता है उसमें। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस की वजह से अम्ल वर्षा होती है? तो सल्फर का ऑक्साइड और नाइट्रस का ऑक्साइड, दोनों के कारण अम्ल वर्षा होता है। सल्फर ऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड गैसों की वजह से अम्ल वर्षा होती है। सामान्य वर्षा का pH मान कितना होता है? 5.6 होता है, जबकि अम्लीय वर्षा का pH मान जो है 4.2 से लेकर 4.4 होता है। याद रखिएगा। अम्लीय वर्षा से ज़्यादा प्रभाव जलीय वातावरण में होता है, जैसे नदिया में होता है, झील में होता है, दलदली क्षेत्र में होता है। सर्वाधिक अम्लीय वर्षा से प्रभावित देश आपका नॉर्वे हो जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक पेयजल में फ्लोराइड की कितनी मात्रा होनी चाहिए? 1.5 ppm। 1.5 ppm। आप लोग कमेंट कीजिएगा विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? निम्न जंतुओं में कौन सा एक जंतु एक परितंत्र में एक समय में एक से अधिक पोषक स्तरों को ग्रहण कर सकता है? वो आपका कौन सा करेगा? गौराया। ये आपका बिहार का राजकीय पक्षी है ना जी, राजकीय पक्षी बिहार का। एक परितंत्र में एक समय में एक से अधिक पोषक स्तरों को ग्रहण करने वाला जंतु गौराया है। गौराया बिहार एवं दिल्ली का राजकीय पक्षी है। इसका वैज्ञानिक नाम पैसा डोमेस्टिका है। विश्व गौराया दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है। याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन परत के लिए हानिकारक है? सबसे ज़्यादा हानिकारक है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन।
क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस ओजोन परत के लिए हानिकारक है। ओजोन का विघटन करने वाले पदार्थ मुख्यतः क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोब्रोमोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्लोरोफॉर्म, मिथाइल ब्रोमाइड, ये सब है। ओजोन क्षरण नियंत्रण हेतु अंतर्राष्ट्रीय प्रयास किया गया था। वियना कन्वेंशन 1985 में अपनाया गया, 1988 में कार्यविधि में आया। फिर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया था 16 सितंबर 1987 को, याद रखिएगा। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन से संरक्षण के लिए आया था। 16 सितंबर को हम लोग ओजोन दिवस मनाते हैं। यहाँ पे देखिए फिर से, आयन मंडल वायुमंडल परत रेडियो तरंग में मदद करती है। आयन मंडल मध्य मंडल से ऊपर लगभग 80 किलोमीटर से लेकर 500 किलोमीटर के बीच स्थित है। इस मंडल में विद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं। यह मंडल कम वायुदाब तथा परावैज्ञानिक किरणों द्वारा आयनीकृत होता रहता है। इसकी ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में क्या होती है, वृद्धि होती रहती है। इस मंडल में पृथ्वी पर रेडियो, टेलीविजन, टेलीफोन, रडार, संचार एवं उपग्रह जैसी घटना इसी मंडल में होता है। समताप मंडल 50 किलोमीटर ऊंचाई होती है की ऊंचाई तक है। इसकी मोटाई ध्रुवों पर अधिक और कभी कभी विषुवत रेखा पर लोप हो जाती है। इस मंडल में ओजोन गैस की परत पाई जाती है। यानी पूछेगा आपसे ओजोन गैस का, ओजोन कहाँ पाई जाती है, ओजोन तो समताप मंडल में पाई जाती है, जो सूर्य से आने वाली परावैज्ञानिक किरणों को अवशोषित कर पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करता है। याद रखिएगा। इस मंडल को वायुयान भी उड़ाया जाता है। इसी मंडल में क्षोभ मंडल है, ट्रोपोस्फीयर, यह वायुमंडलीय की सबसे निचली परत होती है। इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर होती है। जितने भी मौसमी घटना होती है सब कहाँ होती है, क्षोभ मंडल में होती है, याद रखिएगा। इस मंडल में 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस अथवा 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर 6.4 डिग्री सेल्सियस तापमान में गिरावट होती है, जबकि जैविक क्रियाओं के लिए यह अच्छा स्तर है। सभी मौसमी घटना जैसे कि बादल, बरसात, तूफान इसी मंडल की घटना है। इस मंडल का संवहन मंडल या अधिमंडल भी कहते हैं, और वह मध्य मंडल जिसे मीजोफेयर कहते हैं। समताप मंडल के ठीक ऊपर 80 किलोमीटर ऊंचाई तक फैला है। इस मंडल में अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले उल्का पिंड से परत में आने पर जल जाता है आदमी, या कोई भी जल जाता है। बाह्य मंडल यह वायुमंडल की सबसे ऊपरी सीमा है। इस मंडल में हाइड्रोजन एवं विभिन्न गैस पाई जाती है। इस मंडल में ऑरोरा ऑस्ट्रेलियस एवं ऑरोरा बोरियालिस की होने वाली घटनाएं है। ऑरोरा का शाब्दिक अर्थ प्रातः काल, जबकि बोरियालिस तथा ऑस्ट्रेलिस का अर्थ ऊपरी एवं दक्षिण ध्रुव होता है। पृथ्वी से मंडलों की स्थिति, क्षोभ मंडल है पहले, उसके बाद समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर आयन मंडल, फिर बाह्य मंडल। पहले क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल। क्लियर है। कार्बोनिक अम्ल कौन सा आता है, C6H5OH, C6H5OH कार्बोनिक अम्ल है। इसका रासायनिक नाम क्या होता है, बेंजीनॉल होता है। C6H5COOH बेंजोइक एसिड होता है। CH3COOH एसिटिक एसिड का है। COOH का H का होल ट्वाइस फॉर्मिक एसिड यानी चीटी के ढंग में पाया जाता है। यही हम व्यावसायिक तौर पर अमोनिया बनाई जाती है हैबर विधि द्वारा। अमोनिया कैसे बनती है, हैबर विधि के द्वारा बनती है। व्यावसायिक तौर पर अमोनिया हैबर विधि द्वारा बनाई जाती है। वनस्पति तेल से घी बनाने की विधि में निकेल उत्प्रेरक प्रयोग होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने के लिए संपर्क विधि का प्रयोग किया जाता है, इसमें प्लेटिनम चूर्ण का प्रयोग होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने के लिए सीधा समक्ष विधि में नाइट्रोजन के ऑक्साइड उत्प्रेरक का उपयोग होता है। एल्कोहल से ईथर बनाने की विधि में गर्म एल्यूमिना में उपयोग होता है। क्लोरीन गैस बनाने के डिकॉन विधि में क्यूपराइक क्लोराइड का उपयोग होता है। सूर्य सहित सभी तारों का ऊर्जा का स्रोत है। ठीक है। हाइड्रोजन का हीलियम में नाभिक का संलयन, हाइड्रोजन नाभिक का जो किसमें होता है, हीलियम नाभिक में संलयन होता है, इसी से मिलता है। सूर्य हो गया या तारा हो गया, इस समय ऊर्जा मिलता है, नाभिकीय संलयन से ऊर्जा मिलता है। निम्न में से किस वैज्ञानिक को 2 बार नोबेल पुरस्कार दिया गया था, मैडम क्यूरी को। मैडम क्यूरी को एक बार 1903 में, एक बार 1911 में। 1911 में मिला था पोलेनियम के लिए। इसके लिए पोलेनियम के लिए मिला था। 1903 में जो मिला था वो रेडियो सक्रियता की खोज के लिए मिला था, रेडियो सक्रियता। क्लियर। अल्बर्ट आइंस्टीन सापेक्षता के सिद्धांत और द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण E = mc² के लिए जाने जाते हैं।
अल्बर्ट आइंस्टीन को भौतिकी के लिए 1921 में नोबेल पुरस्कार मिला था। मैक्स प्लांक ने ऊर्जा क्वांटम खोज के लिए 1918 में नोबेल दिया गया था। न्यूटन इन्होंने गति का नियम दिया और गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत का नियम दिया है। क्लियर है। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना का नाम है सौभाग्य। क्या नाम है? सौभाग्य। हर घर सहज बिजली। रीजनिंग का है। बिहार के किस जिले में नागी बांध है? नागी नकटी जैसी आएगा तो वो जमुई में। अरे ना बोलते हैं नागी नकटी कहाँ जमता है? नाक में। नागी नकटी कहाँ? जमुई। क्लियर है। दिमाग बस ऐसे ही लगाते रहिए। बिहार के जमुई जिले में नागी बांध स्थित है। बिहार के जमुई में स्थित नागी नकटी को जनवरी 2021 में रामसर सूची में शामिल किया गया है। एशिया का पहला डॉल्फिन संरक्षण केंद्र पटना है। कांवर झील बिहार के बेगूसराय जिला में स्थित है और बिहार का 3 स्थल रामसर सूची में शामिल है। कांवर ताल झील, नागी नकटी पक्षी अभ्यारण्य। वन स्टॉप सेंटर योजना किस रूप में जाना जाता है? सखी केंद्र के रूप में। सखी केंद्र के रूप में। यह भी पुराना क्वेश्चन 2015 में आया था। ये सब तो नहीं पूछेगा ये सब क्वेश्चन। ठीक है। कौन सा कानून कार्य क्षेत्र में महिलाओं के आर्थिक हितों का रक्षा प्रदान करता है? महिलाओं को जो आर्थिक रक्षा प्रदान करता है वो सम्मान पारिश्रमिक अधिनियम 1976। सम्मान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 महिलाओं के जिले की रक्षा सम्मान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 करता है। किसी भी विषम परिस्थिति में यदि विवाह करने की इजाज़त विशेष विवाह अधिनियम 1872 प्रदान करता है। दहेज लेन देन करना दहेज प्रतिशत अधिनियम 1961 के तहत जुर्माना का प्रावधान है। इसलिए शादी ब्याह कीजिएगा लेकिन दहेज नहीं लीजिएगा और लड़की लोग दहेज मत दीजिएगा। ठीक है। निम्नलिखित में से किसने फ्रेंच ओपन 2020 का महिला मत देखिए 2020 का। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2024 का फ्रेंच ओपन कौन जीता था? पुरुष एकल और महिला एकल दोनों दिया है। पुरुष एकल का जो विजेता है वो जैनिक सिनर है और फ्रेंच ओपन का कार्लोस अल्काराज। विंबलडन ओपन में और पुरुष ओपन का महिला पूछेगा ऑस्ट्रेलिया ओपन का तो ईगा स्विटेक हो जाएगी। अब विंबलडन ओपन का कार्लोस अल्काराज और महिला पूछेगा तो बाखोरा बेंजिकोवा। अमेरिका का होता है अमेरिका का जैनिक सिनर और महिला का अरियाना सावलोंका। आई चारों टेनिस प्रतियोगिता को एक साथ मिलाइएगा तो मेजर कहा जाता है। चारों को क्या कहा जाता है? मेजर। निम्नलिखित में से कौन सी हस्ती को यूनिसेफ के बाल अधिकार अभियान के सेलिब्रिटी अधिवक्ता के रूप में 2020 में नियुक्त किया गया था? नहीं पूछेगा। आयुष्मान खुराना। आत्मीय सभा की स्थापना कौन किए थे? राजा राम मोहन राय। राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दिया था। क्लियर है। आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में कोलकाता में किए थे। ठीक है। निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर हाइड्रेट स्पीच का यूज हुआ था? देखिएगा सिकंदर के साथ होता है। ठीक है। कहाँ किस नदी पर हुआ था? झेलम के साथ हुआ था। झेलम नदी पर हुआ था। ठीक है। सिकंदर और पोरस के बीच में हुआ था। सिकंदर और पोरस। पोरस इसमें हार जाता है, सिकंदर जीत जाता है। इसी के बाद देखिएगा सिकंदर की सेना ब्यास नदी को पार करने से इनकार कर देता है। सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी के पश्चिमी तट पर पहुंचकर उसे पार करने से इनकार कर दिया। सिकंदर का सेनापति कौन था? सेल्यूकस निकेटर। और जल सेनापति पूछेगा तो वह निर्याकस था। सिकंदर का जन्म हुआ था 356 ईसा पूर्व में और मृत्यु पूछेगा तो 323 BC में। 323 ईसा पूर्व बेबीलोन में हो गई थी मृत्यु। क्लियर है। राजा राम मोहन राय वो पीछे वाला देगा। राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दिया था। सब है। 2020 का क्वेश्चन है, नहीं पूछेगा। प्रीवियस सीरीज में 2020 का भी क्वेश्चन दिया हुआ है। किसी पदार्थ का क्वथनांक दाब में वृद्धि के साथ क्या होता है? बढ़ता है। कल भी बताए थे। क्या हो जाएगा? बढ़ता है। किसी पदार्थ का क्वथनांक दाब में वृद्धि के साथ साथ क्या होता है? बढ़ता है। जैसे द्रव पृष्ठ पर लगाया जाता है दाब तो दाब बढ़ता है। द्रव अणुओं के लिए गैस अवस्था में विस्तार करने की आवश्यक ऊर्जा भी बढ़ जाती है। प्रेशर कुकर में दबाव में वृद्धि के साथ साथ पानी का उबलना बढ़ जाता है, इसलिए जल्दी खाना पकता है। परिणाम स्वरूप खाना जल्दी पक जाता है। इसके विपरीत पहाड़ों पर दाब कम होने के कारण क्वथनांक घट जाता है, खाना देरी से पकता है। अशुद्धि मिलाने से द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है, याद रखिएगा। द्विबीजपत्री पादप का पर्ण कैसा होता है? तो द्विबीजपत्री का होता है जो पिचकारी होता है। कैसा होता है? पिचकारी होता है। मूली एक रूपांतरित है। मूली जो रूपांतरित है जड़ का। किसका है? जड़ का। मूली जड़ का रूपांतरित है। जड़ मूलांकुर से विकसित होता है। जड़ दो प्रकार का होता है, मुसला जड़ एक होता है अपस्थानिक जड़। मुसला जड़ का उधर रूपांतरण तुर्क रूपी मूली जैसे कुंभी रूपी सतलज चुकुंदर होता है। शंकु रूपी गाजर, आरोही मूल पान, श्वसन मूल राइजोफर। किसी क्षेत्र में योगदान के लिए ग्रेगर जॉन मेंडल को जाना जाता है आनुवंशिकी का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? आनुवंशिकी का सिद्धांत। इन्होंने मटर के पौधा पर अपना प्रयोग किया था, याद रखिएगा।
ओजोन दिवस 16 सितंबर। 16 सितंबर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आता है 16 सितंबर 1987 में ओजोन से संबंधित। यह लागू कब होता है? 1989 से प्रभावी हो जाता है, याद रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 16 सितंबर 1994 में ओजोन परत के संरक्षण के लिए घोषित किया, जो 1987 में ओजोन परत के को नष्ट करने वाले पदार्थ को घोषित किया, जो 1987 में ओजोन परत को नष्ट करने वाले पदार्थों पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर की तिथि को याद में मनाया जाता है। ओजोन परत सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरण से बचाता है। ओजोन परत आमतौर पर भूमध्य रेखा की तुलना में ध्रुवों पर मोटी है। दक्षिण ध्रुव अंटार्कटिका में ओजोन का क्षरण सर्वाधिक है। ओजोन परत का क्षरण मुख्य रूप से क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसे क्लोरीन और ब्रोमीन युक्त गैस के कारण हुआ है। पानी का घनत्व किस तापमान सर्वाधिक होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर। वही केल्विन में पूछता था, इसमें प्लस कर देते 273, तो होता है कितना? 277 केल्विन, याद रखिएगा। प्रथम 11 प्राकृतिक संख्या का योग तो n+1/2 कर दीजिए, 11+1/2 यानी 6 हो जाता है। तो क्वेश्चन रीजनिंग का है, रीजनिंग है। सर्वश्रेष्ठ एवं सबसे आवश्यक विकल्प का चयन उत्तर के रूप में कीजिए। एक पेड़ में हमेशा होता है, एक पेड़ में हमेशा क्या होता है? सखा होता है। पेड़ में क्या होता है? हमेशा सखा होता है, याद रखना। भारत के कोयले भंडार और उत्पादन के संबंध में सबसे अमीर राज्य है अपना झारखंड हो जाएगा। झारखंड है। झारखंड का कौन सा? झरिया। झारखंड का झरिया। पश्चिम बंगाल का रानीगंज। पश्चिम बंगाल का रानीगंज। छत्तीसगढ़ का कोरबा। छत्तीसगढ़ का कोरबा। और मध्य प्रदेश का सिंगरैली। सिंगरैली, याद रखिएगा, सिंगरैली, सिंगरौली या सिंगरैली, ठीक है। कोयला 4 प्रकार का होता है, याद है आप लोगों को पता है। पीट कोयला, लिग्नाइट कोयला, बिटुमिन्स कोयला और एंथ्रासाइट। सबसे शुद्ध कोयला कौन सा होता है? एंथ्रासाइट होता है। सबसे ज़्यादा कार्बन की मात्रा होती है 90 से 95%। सबसे उच्च श्रेणी का कोयला एंथ्रासाइट होता है, तो वही निम्न कुल कोयले कोयला पीट से नहीं होता है। भारत में सबसे ज़्यादा बिटुमिन्स प्रकार के कोयले का प्रयोग होता है। लिग्नाइट कोयले को भूरा कोयला कहा जाता है, याद कर लीजिएगा। लिग्नाइट कोयले को भूरा कोयला कहा जाता है। नवेली तमिलनाडु में लिग्नाइट कोयले के लिए प्रसिद्ध है। झारखंड के छोटे नागपुर पठार को भारत का रूर कहा जाता है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? आपका उद्देशिका या प्रस्तावना, आंसर हो जाएगा बी। संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को उद्देशिका प्रस्ताव को पारित किया था। देखिए 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू उद्देशिका प्रस्ताव को पेश करते हैं और पास होकर आता है 22 जनवरी 1947 को। भीमराव अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान का आत्मा कहा है। संवैधानिक उपचार का अधिकार है इसमें। कौन सा अधिकार? संवैधानिक उपचार का अधिकार। उपचार का अधिकार 5 प्रकार के रीट जारी होता है यही में, अनुच्छेद 32 में। आपका जब सुप्रीम कोर्ट जाना होगा तो रीट दायर करने के लिए तो अनुच्छेद 32 के तहत, और उच्च न्यायालय जाना होगा तो 226 के तहत, ठीक है। प्रस्तावना का संविधान अमेरिका से लिया गया है, और प्रस्तावना की भाषा जो है, प्रस्तावना कहाँ से लिया गया? अमेरिका में, अमेरिका से। और प्रस्तावना की भाषा पूछेगा तो वह ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, याद रखिएगा। क्लियर है। ग्रामीण महिलाओं के बीच बचत को बढ़ावा देने के लिए निम्न में से कौन सी योजना का उद्देश्य है? तो कौन सी योजना हो जाएगी? आपका महिला समृद्धि योजना। कौन सी हो जाएगी? महिला समृद्धि योजना हो जाएगी। क्लियर है, ठीक है। 2020 का होप मिशन मत पढ़िए, ज़्यादा पढ़ना नहीं हो। 2020 का आयुर्वेद के महान विद्वान चरक किस राजवंश के शासनकाल से संबंधित है? तो चरक का जो संबंध था वो कुषाण से संबंध था। किससे संबंध था? कुषाण से संबंधित है। आयुर्वेद के महान विद्वान चरक कुषाण वंश के राजवंश से संबंधित थे। चरक को आयुर्वेद का जनक कहा जाता है। इन्होंने चरक संहिता नामक प्रसिद्ध आयुर्वेद ग्रंथ की भी रचना की थी। कनिष्क कुषाण वंश का महान शासक था। कनिष्क को द्वितीय अशोक के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने 78 ईस्वी में एक युग की शुरुआत की जिसे शक युग कहा जाता है, ठीक है। कनिष्क के समय में देखिएगा चौथी बौद्ध संगति होती है। महात्मा गांधी के तहत राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना यानी मनरेगा के तहत कितने दिन का रोजगार प्रदान किया गया है? 100 दिन का। कितने दिन का? 100 दिन का। निम्नलिखित में से कौन सी समिति मुख्यतः जनजातीय क्षेत्रों में पंचायती राज से संबंधित है? आपका कौन सा हो जाएगा? दिलीप सिंह भूरिया समिति। दिलीप सिंह भूरिया समिति। पुष्यमित्र शुंग द्वारा मारा जाने वाला अंतिम मौर्य शासक, मौर्य वंश का अंतिम कौन था? बृहद्रथ था, यही मारा गया था। पुष्यमित्र शुंग द्वारा मारे जाने वाला अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ था। पुष्यमित्र शुंग शुंग साम्राज्य के संस्थापक और पहले राजा था। यह मौर्य साम्राज्य का सेनापति भी था। कौन? पुष्यमित्र शुंग। इन्होंने अशोक के कई स्तूप और शिलालेख को नष्ट कर दिया था। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की मदद से अंतिम नंद शासक घनानंद को गद्दी से हटा दिया था और 322 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र पर अधिकार कर लिया था। टोवा झील कहाँ है? टोवा झील जो आपका सुमात्रा द्वीप में है। कहाँ है? सुमात्रा द्वीप में है। सुमात्रा कहाँ है? तो इंडोनेशिया में है।
यह झील इंडोनेशिया में स्थित विश्व की सबसे बड़ी ज्वालामुखी झील है। ओंटारियो रेंडियर झील हुरून, मिशिगन एवं सुपीरियर अमेरिका की बृहद झील है। सुपीरियर झील अमेरिका तथा कनाडा की सीमा पर स्थित है। पेगोंग झील भारत और चीन के मध्य वास्तविक नियंत्रण रेखा पर है। कावागुची झील जापान के सबसे प्रसिद्ध झील है। अनुच्छेद 10 के तहत संविधान चुनाव आयोग को संसद और राज्य विधान सभाओं के चुनाव कराने का बाध्य करता है। देखिए 324 से लेकर 329 तक इलेक्शन कमीशन का चर्चा है। 324 से लेकर 329 तक इसका चर्चा है, इलेक्शन कमीशन का चर्चा है। ठीक है, और इलेक्शन कमीशन का गठन पूछेगा तो 25 जनवरी 1950 को हुआ था, याद रखिएगा। आज अभी तक इंग्लिश का क्वेश्चन एक को नहीं दिखा है ना, मैथ का खूब आ रहा है। लगातार मैथ है, देख रहे हैं। चलिए 374 नंबर देखिए। भारत रत्न पुरस्कार किस वर्ष किया गया था? 2 जनवरी 1954। 2 जनवरी 1954 3 लोग को दिया गया था। कितने लोग? 3 लोग, याद कीजिए 3 लोग। सीवी रमन, सीवी रमन, सी राजगोपालचारी और एक दिया गया था 3 नंबर में राधा कृष्णन। कौन सा? राधा सर्वपल्ली राधा कृष्णन। 3 लोग को। भारत रत्न की शुरुआत कब हुई थी? 2 जनवरी 1954 को 3 लोग को दिया गया था पहला बार। देखिएगा, इसको 1977 में जनता पार्टी की सरकार द्वारा भारत रत्न पुरस्कार को बंद कर दिया जाता है। फिर जब कांग्रेस पार्टी की सरकार आती है तो 1980 में शुरू कर देती है। ठीक है, तब मदर टेरेसा को पुरस्कार मिलता है। 1999 में इस नियम का उल्लंघन किया था। भारत रत्न की शुरुआत किया गया था तो यह नियम बनाया गया था कि एक बार में यह पुरस्कार 3 लोगों को दिया जाना चाहिए। इस नियम का उल्लंघन किया गया था 1999 में। सबसे पहली बार 4 लोग को दिया गया था। कितने लोग को? 4 लोग को। और 2024 में 5 लोग को, यानी 2 बार उल्लंघन हुआ है। 2024 में 5 लोग, 1999 में 4 लोग। क्लियर है? 1977 में बंद किया था जनता पार्टी की सरकार, और शुरुआत फिर 1980 में कौन किया था? कांग्रेस पार्टी की सरकार। और उस टाइम भारत रत्न मिला था मदर टेरेसा को, याद रखिए। क्लियर है? कहीं भारत रत्न का इतना ही याद रखिए, बात खत्म। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु जनित है? कल भी आपको बताते विषाणु से होने वाला रोग का ट्रिक। ए चाचा इन्हें डांटो, खड़े गाल पर छापो। अगर आपने नहीं देखा है तो इस चैनल पे एक वीडियो दिया गया मानव रोग से संबंधित, आप जाकर देख लीजिए, याद हो जाएगा। 5 मिनट में पूरा याद हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा? ए से एड्स हो जाएगा, हटाइए। टिटनेस, तपेदिक, प्लेग सब जीवाणु से होने वाला रोग है। आलू का कंद एक रूपांतरित है। आलू का रूपांतरित तन होता है, तना होता है। कौन सा होता है? तना होता है। आगे देखिए, किस बल के कारण गतिमान वस्तुएं वायु और जल प्रवाह उत्तरी गोलार्ध में दाईं और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित हो जाती है? वो कैरियोलिस बल। कौन सा बल? कैरियोलिस बल। कैरियोलिस बल के कारण गतिमान वस्तु उत्तरी दक्षिण गोलार्ध में बाईं ओर क्या हो जाती है? विक्षेपित हो जाती है। पृथ्वी के घूर्णन से उत्पन्न बल को कैरियोलिस बल कहते हैं। वायु का वेग अधिकतम होने पर वायु का विक्षेपण अधिक होता है। यही सब दिया। सामान्य नेत्र की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा। कैसा? वास्तविक और उल्टा बनता है रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब नेत्र के लेंस द्वारा प्रकाश किरणें का अपवर्तन के कारण बनता है। रेटिना में विशेष कोशिकाएं होती है जो प्रकाश के प्रति संवेदनशील होती है, जिसे शंकु कोशिका के रूप में भी जाना जाता है। शंकु कोशिका प्रकाश का रंग निर्धारण करता है, जबकि रॉड कोशिका प्रकाश की तीव्रता का निर्धारण करता है। पसीने में समानता उपस्थित खनिज लवण होता है हमेशा NaCl, सोडियम क्लोराइड। पसीना कैसा लगता है? नमकीन लगता है। ठीक है, वर्गीकरण की आधारभूत इकाई जाति होती है, स्पेसिस जिसको बोलते हैं, जाति होती है। वर्गीकरण की आधारभूत इकाई क्या होती है? जाति होती है। वर्गीकरण का जनक अतरूप में कम जाता है। इसके अध्ययन को ट्रैक्सोनॉमी कहते हैं। अरस्तु द्वारा समस्त जीवों को 2 वर्गों में विभाजित किया गया था, जंतु समूह एवं वनस्पति समूह। वर्गीकी का जन्मदाता 1753 ईस्वी में कैरोलस लिनियस का, जो द्विनाम पद्धति दिए थे। निम्न में से कौन से 3R पर्यावरण रक्षा से संबंधित है? 3 गो, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल, इस सबके संबंध में पर्यावरण संबंधित है। एस्पिरिन का रासायनिक नाम है। एस्पिरिन का रासायनिक नाम है एसिटिल, एसिटिल और सैलिसिलिक अम्ल। एसिटिक सैलिसिलिक एसिड।
एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या हो जाता है? एसिटिल सैलिसिलिक एसिड। एस्पिरिन का रासायनिक सूत्र आपसे पूछेगा तो C4H8O4 होता है। C4H8O4 होता है किसका? एस्पिरिन का रासायनिक सूत्र। प्रियनाशक और बुखार राहत के लिए सामान्य दवा के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। कुलंगर शब्द के लिए उचित वाक्यांश का चयन कीजिए। कुलंगर का होता है अपने ही कुल का नाश करने वाला व्यक्ति। अपने ही कुल का जो नाश करेगा उसे बोलते हैं कुलंगर। उद्वर्तन शब्द किसका तत्सम रूप है? उद्वर्तन शब्द का तत्सम रूप होता है उबटन होता है, याद रखिएगा। क्या होता है? उबटन होता है। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। शुद्ध शब्द इसमें कौन सा हो जाएगा? वैमनस्य। वैमनस्य इसका अर्थ होता है वैर, घृणा, नफरत। निम्नलिखित में से नाव का पर्यायवाची नहीं है। नाव का पर्यायवाची तराग हो जाएगा, तराग होगा, तराग। तराग होगा आंसर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तारिणी हुई है, जलयन है, नौका है, तराग। तराग का अर्थ होता है तलब। कौन सा विलोम शब्द अनुपयुक्त है? अनुपयुक्त है तो अंतर का अंदर नहीं होगा, अंदर का चलिए आगे देखिए। निम्नलिखित में से अमित शब्द का विलोम, अमित का परिमित होता है, ये सब विलोम शब्द दिया है। निम्नलिखित में से व्यक्त का विलोम, व्यक्त का लुप्त होता है। निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द है तो सही शब्द कौन सा हो जाएगा? परिणति, परिणति, परिणति। ठीक है, क्या हो जाएगा? परिणति होता है। प्रांगण होता है, कैसे लिखाता है? प्रांगण ऐसे लिखाता है, प्रणाम ऐसे लिखाता है, इसे नहीं लिखाता है, गलती है। इस समूह के सभी शब्द देवता के पर्यायवाची है। देवता के पर्यायवाची शब्द कौन से हो जाएंगे? देव, सूर, देव हो जाएंगे, सूर हो जाएंगे और अमर हो जाएंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। देव, सूर, अमर। निम्नलिखित में से बसंत का पर्यायवाची नहीं है। बसंत का पर्यायवाची कौन नहीं हो जाएगा? कलानाथ नहीं हो जाएगा। निम्नलिखित में से धनुष का पर्यायवाची शब्द नहीं है। धनुष का पर्यायवाची शब्द जो है मेदिनी नहीं होगा। मेदिनी जो है पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है। क्लियर है? गौरव का विलोम शब्द लाघव होता है। गौरव का लाघव। आगम शब्द का अनेकार्थ शब्द को कौन सा समूह प्रकट करता है? आगम का मतलब आना, ज्ञान, शास्त्र, सब क्या है? आगम का है। चलिए बहुत लास्ट करते हैं, 400 क्वेश्चन पे लास्ट करेंगे। निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द होगा। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द होगा? वयस्क सही लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? वयस्क। वयस्क का शुद्ध वर्तनी वयस्क होता है, वयस्क है। शमशान का शुद्ध वर्तनी शमशान होता है, शमशान। शमशान यहाँ पे ई वाला नहीं होता है लाइन, तो शमशान सही होता है। पश्चिम का शुद्ध वर्तनी का होता है पश्चिम होता है। ठीक है। तत्कालीन मद्रास प्रांत के भाषाई पुनर्गठन के बाद एक अलग आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया था 1956 में। 1956 में सबसे पहले भाषाई राज्य पर गठित होने वाला राज्य आंध्र प्रदेश, 1956, तेलुगु भाषा के आधार पर। ठीक है। विश्व में सर्वाधिक औसत वर्षा कहाँ होती है? मासिनराम, मेघालय। मासिनराम, मेघालय। गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ी है किसके नाम पर? जनजाति के नाम पर। यही खासी पहाड़ी पर आपका मेघालय की राजधानी शिलोंग है। यहीं पर क्या है? मासिनराम है, जहाँ सबसे अधिक औसतन वर्षा होती है। क्लियर है? चलिए आगे देख लीजिए, वही दिया है। भारतीय संविधान के उद्देश्य में 42वां संविधान संशोधन द्वारा निम्न में से कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया था? 42वां संविधान संशोधन 1976, इसमें 3 शब्द जोड़ा गया था। समाजवाद, 3 शब्द, समाजवाद। दूसरा पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की एकता या अखंडता। तो पंथ निरपेक्ष जोड़ा गया, समाजवादी जोड़ा, अखंडता जोड़ा गया, गणराज्य नहीं जोड़ा गया। कौन नहीं जोड़ा गया? गणराज्य। इसका आंसर क्या हो जाएगा? गणराज्य। निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु जनित रोग नहीं है? तो जीवाणु से होने वाला रोग पंडित का टीका न्यू है, जीएसटी याद रखिएगा। वीडियो देख लीजिएगा जाकर तो आपको पूरा याद हो जाएगा। तो इसमें कौन सा रोग है? इन्फ्लुएंजा। ये किससे होता है? वायरस से होता है। ए चाचा इन्हें डांटो, खरे गाल पर छापो, इन्हें इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा जिसे आमतौर पर फ्लू कहा जाता है, एक संक्रामक शोषण होकर जिसे इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण होता है। इसमें ए, बी, सी और डी प्रकार शामिल होते हैं, जिसमें से ए और बी मौसमी महामारी के कारण बनते हैं। क्लियर है? तो आज हमने देखा कितना क्वेश्चन? 404।
403 204 से लेके 403 नंबर तक क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट किया क्वेश्चन बैंक का। कल देखेंगे 403 के बाद लेके 600, कितना 600, रोज 150 से 200 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। क्लियर है या नहीं? तो 550 तक तो पक्का देखेंगे। तो रोज आप लोग इसी तरह जुड़ते जाइए लाइव में और रोज देखिए वीडियो, आपको बहुत काफ़ी फायदा होगा इससे। तो आपका 4000 क्वेश्चन एक महीना में कंप्लीट करवा दे। जब 4000 क्वेश्चन आपके हाथ में आ जाएगा तो आपको काफ़ी बेनिफिट फायदा होगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर कल के वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।